Hello, good evening, everybody. So, we are doing Dumb series Decoding UPSC Mindset for Prelims 2026. अब prelims एग्जाम आपका आने वाला है. Just few days are left. 25 odd days are left. अब एक तो ये रहता है कि आपका जो बच्चे डाउट पूछते रहते हैं कि इस डेज में हम क्या करें. तो बेस्ट तरीका क्या है कि जो आपने पढ़ लिया है उसको बार बार रिवाइज करें. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको कोई न्यू रिसोर्सेज नहीं उठाने हैं. दैट विल बी अ ब्लंडर अगर आप कोई नए रिसोर्सेज उठा के उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. अब जो पढ़ा हुआ है उसको कंसोलिडेट करें एंड ट्राई टू सॉल्व एज मेनी एमसीक्यूज एज यू कैन. और उसमें फोकस होना चाहिए आपका पीवाईक्यूज का, और साथ में टेस्ट सीरीज जो आप कर रहे हैं, जो भी आपने की होगी उसको साथ में करते रहें और क्वेश्चंस के बेसिस पे रिवीजन करते रहें. आपने क्वेश्चन किए 10, उसमें से 3 आपके गलत हो गए. यू गो बैक टू योर बेसिक बुक्स और वहां से उसको रिवाइज कर लें. दिस इज द बेस्ट वे. इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और चीजें वही रिवाइज होती हैं जो आपको रिवाइज करनी चाहिए. अदरवाइज फिर आप पैसे ही रीडिंग करते रहेंगे. मान लो जो चीज आपको आती है वो पढ़ रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है. तो क्वेश्चन कर करके बैकवर्ड जाते रहें और सोर्सेज को पढ़ते रहें. अब ये सीरीज है हमारी डिकोडिंग यूपीएससी माइंडसेट. हमने यहाँ पे 2024 का पेपर कर लिया है डिस्कस, 23 का, 22 का, 21, 20, 19. अब हम 18 कर रहे हैं. इसके बाद 17, 16 और 15 और लास्ट में करेंगे 2025 का पेपर. और आई होप अब आपको ये सीरीज देख के ये विश्वास हो गया होगा कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं उनको करने का एक माइंडसेट होता है, एक एल्गोरिदम होता है. तभी बच्चे कम नॉलेज के होने के बावजूद भी इसको क्लियर कर लेते हैं. और देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जिनके पास नॉलेज उनसे ज्यादा होगी बट दे वुड नॉट बी एबल टू क्लियर प्रॉब्लम्स. सो इट मींस कि नॉलेज बेयर मिनिमम इज रिक्वायर्ड. लिमिटेड नॉलेज जो आपने एक्वायर की है बेसिक बुक से, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. उसको अप्लाई करना इज मोर इंपॉर्टेंट. तो मतलब अगर आपने अपने बेसिक्स पे कमांड कर ली है, आपने अपनी एक बुक पॉलिटी की पढ़ ली है, लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम पढ़ ली है, इन्वायरमेंट की कोई आपने बेसिक बुक पढ़ ली है, चाहे शंकर आईएएस जो भी आप पढ़ते हैं, अगर आपने चीजें बेसिक्स पढ़ ली हैं, उसको समझ लिया है, आफ्टर दैट द गेम इज नॉट अबाउट नॉलेज. इन फैक्ट इट इज अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज. और वो एप्लीकेशन आएगी व्हेन यू गो टू पीवाईक्यूज एंड सॉल्व दोस क्वेश्चंस, और व्हेन यू सी कि ऐसे क्वेश्चन सेट होते हैं. If you are going in the examination hall without going through PYQs, it is nothing but a blunder. और यही सीरीज का गोल है कि कैसे आप अपनी नॉलेज को अप्लाई कर पाएं. हमारे जो भी 20-25 लेक्चर्स हुए हैं अभी तक, इसमें हमने यही डिस्कस किया है कि कैसे यूपीएससी क्वेश्चन सेट करता है, कैसे उसमें स्टेटमेंट सेट करता है, और क्या एग्जामिनर की खुद की लिमिटेशंस हैं, और कैसे आपको अपनी लिमिटेड नॉलेज को अप्लाई करना है. वी डिस्कस अबाउट ऑल दोज पैटर्न्स एंड एल्गोरिदम्स. और हमने कोई रट्टाफिकेशन नहीं की है, हमने उन्हें इंटरनलाइज करने की कोशिश की है. जब आप 1000 क्वेश्चन 12 बार करेंगे, उसको बार बार करने के बाद आप में ये ट्रस्ट पैदा हो जाएगा, ये आप इन चीजों को इनकलकेट कर लेंगे. तभी बेस्ट क्या है, आप यूपीएससी के जो भी ऑफिशियल पेपर्स हैं 15 से लेकर 25 तक निकालें, टेबल पे रखें, और इन पेपर्स को जितना देखेंगे उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहेगी कि कैसे मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज को अप्लाई कर सकता हूं. नेवर लीव दोज क्वेश्चंस टिल योर लास्ट डे ऑफ प्रॉब्लम्स. इसको देखते रहें, रोज 1 घंटा लगाएं, 1.5 घंटा लगाएं, आधा घंटा लगाएं, जैसे आपको लगता है कि भाई मैंने कितना इस पे एफर्ट लगाया हुआ है. इसीलिए जो टॉपर्स कहते हैं कि पीवाईक्यू का एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, पर वो एनालिसिस का मतलब क्या होता है, वी आर डिस्कसिंग इन दिस सीरीज. आई होप दिस सीरीज इज हेल्पिंग यू अ लॉट. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 36. हमने कल खत्म किया था 35 नंबर क्वेश्चन. नाउ लेट्स स्टार्ट विद 36. Which of the following are the main aim, which of the following is or are the aim or aims of Digital India Plan of the Government of India? ये क्वेश्चन है कि भाई क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिजिटल इंडिया प्लान है, इसका क्या फोकस है. अब इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं. लेट्स सी दोस 3 ऑप्शंस. पहला लिखा है कि डिजिटल इंडिया प्लान का एम पूछा है. भाई पहली बात ये समझ लें, जब एग्जामिनर एम पूछ रहा है डिजिटल इंडिया प्लान का, ये एम ऑब्जेक्टिव्स ऑफिशियल एम्स होंगे जो डॉक्यूमेंट में लिखे होंगे. वो चाहेगा वहां से कॉपी पेस्ट करूं ताकि कल को कुछ भी हो तो डिबेट ना हो कि ये इसका एम है कि नहीं है. मतलब उसका इंटरप्रिटेशन नहीं देखना है आपको. आपका जो ऑब्जेक्टिव कहां लिखा होगा, डॉक्यूमेंट में लिखा होगा, वो पूछ रहा होगा. तो आपको पहला फंडा तो ये क्लियर होना चाहिए कि जब भी कभी ऑब्जेक्टिव पूछा जाए किसी भी पॉलिसी का, स्कीम का,
वो पूछता है एग्जामिनर जो उस स्कीम में ऑफिशियली लिखे होते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन नहीं पूछता है, अदरवाइज दैट विल लीड टू डिबेट, ये भी सही है और ये भी सही है। तो उसने पहला पूछा है फॉर्मेशन ऑफ इंडियाज ओन इंटरनेट कंपनीज लाइक चाइना डिड। कभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोलेगी कि हमें जो भी करना है चाइना के हिसाब से करना है? इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, व्हाई इंडियन गवर्नमेंट इन इट्स पॉलिसी और अ प्लान ट्राई टू कंपेयर इंडिया विद चाइना? हम अनऑफिशियली कर सकते हैं, पर ऑफिशियली गवर्नमेंट विल नेवर डू दैट। इट शोज दैट वी आर lagging behind China, but government will not accept it officially in a document. ये समझ में आना चाहिए आपको। इट मींस जो आपका पहला है स्टेटमेंट, इट मींस आपका जो पहला स्टेटमेंट है, दैट स्टेटमेंट कैन नॉट बी इन अ प्लान। गवर्नमेंट के प्लान में ये नहीं हो सकता है। द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहली इनकरेक्ट हुई। आपको ये समझ आया क्योंकि आपको पता ना कि एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता कैसे है, उसी के बेसिस पे आपने पहली गलत कर दी। पहली गलत की तो ए गया, डी गया, क्या बचा? बी एंड सी। और उसमें क्या है? 3 है, दोनों में कॉमन। 3 तो आंसर वैसे ही हो गया है। अब देख लेते हैं 3 में बोला क्या है। भाई हमने मान लिया 3 है, पर एक बार चेक तो करेंगे ना कि 3 क्या हमारा सही बन रहा है कि नहीं। और क्या पता 3 को पढ़ के हमारे 2 पे पहुंच पाए हम। 3 क्यों कह रहा है? कनेक्ट मैनी ऑफ आवर विलेजेस टू द इंटरनेट एंड ब्रिंग वाईफाई टू मैनी ऑफ स्कूल्स, पब्लिक प्लेसेस एंड मैनी टूरिस्ट सेंटर्स। भाई डिजिटल जो इंडिया का प्लान है, ये इंडिया को डिजिटाइज करने की बात कर रहा होगा, और जहां पे डिजिटल कनेक्टिविटी नहीं होगी वहां पे प्रमोट करने की बात कर रहा होगा। वो कहां पे नहीं है? स्कूल्स, पब्लिक प्लेसेस और विलेजेस। भाई डिजिटल प्लान में कनेक्टिविटी की बात हो रही होगी, और हर जगह कनेक्टिविटी की बात हो रही होगी, चाहे वो रूरल एरियाज हो, चाहे वो स्कूल्स हो, चाहे वो पब्लिक प्लेसेस हो। इट सीम्स वेरी लॉजिकल स्टेटमेंट कि भाई यही तो प्रमोट कर रहे होंगे, और ये है भी सही। अब सेकंड पढ़ते हैं, क्योंकि सेकंड के बेसिस पे हम मार्क कर पाएंगे बी और सी। Establish a policy framework to encourage overseas multinational corporations that collect big data to build their large data centers within national geographical boundaries। मतलब ये जो बोल रहा है वो बोल रहा है डाटा लोकलाइजेशन। भाई एक चीज मुझे सिंपल सी बात बताएं, डाटा लोकलाइजेशन का जो आइडिया आया है उसके लिए अलग बिल आया है। डाटा लोकलाइजेशन का जो आइडिया है इसके लिए एक बिल आया है। अब देखें डिजिटल एक एक्ट भी है, डिजिटल डाटा एक्ट। अब ये प्लान जो कर रहा है वो बात कर रहा है डिजिटल कनेक्टिविटी की, डिजिटल कनेक्टिविटी की, और डाटा लोकलाइजेशन तो इसके कारण होने वाला जो इशू है उसके इससे लिंक्ड है। अब आप ये सोच सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि क्या पता डिजिटल प्लान में भी ये बात की गई हो कि डाटा को लोकलाइज स्टोर करना है। इट्स नॉट अ बिग डील। एक प्लान होता है वो बड़ा ब्रॉड होता है, क्या पता वहां डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ साथ डाटा की भी प्रोटेक्शन की बात की गई हो। तो यू कैन मार्क इट करेक्ट ऑल्सो। इट्स वेरी लॉजिकल टू मार्क इट करेक्ट एंड मार्क द आंसर सी। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बट यूपीएससी हैज गिवन अ आंसर दैट इज आंसर बी, क्योंकि प्लान में इसकी बात नहीं की गई है। बट इट सीम्स लॉजिकल। अगर आपको चूज करना होगा तो आप 2-3 के साथ ही जाएंगे। अगर आपको बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती कि डाटा लोकलाइजेशन का आइडिया बाद में आया था, डिजिटल इंडिया प्लान के बाद अब है ये न्यू आइडिया कि डाटा को लोकलाइज करो, इट इज आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल इंडिया प्लान, या ये प्लान के बाद अभी वो रिसेंट इशू है, तो प्लान में डिस्कस नहीं किया गया होगा। अगर प्लान में किया गया होता तो उसी टाइम ये इशू जनरेट हो जाता। अगर इतना अंडरस्टैंडिंग थी तो आप 3 लगा के आते, पर वो अंडरस्टैंडिंग तब आएगी जब आपने चीजों को समझा होगा अच्छे से। पर अगर हम अपना पैटर्न के हिसाब से देखें, एल्गोरिथम के बेसिस पे, वो तो नॉलेज होगी ना, तो आप सी भी मार्क कर सकते थे। आंसर इसका बी है, पर एटलीस्ट बी और सी में से पहुंच पाते, बाकी सी पे पहुंचते अगर आपको ये नॉलेज होती कि डाटा लोकलाइजेशन का आइडिया तो अभी जनरेट हुआ है, प्लान में कनेक्टिविटी की बात की गई होगी। दिस इज अ ट्रैप दैट यूपीएससी हैज गिवन, द थिंग दैट हैज नॉट बीन मेंशन्ड एट अ ब्रॉड लेवल। ब्रॉड लेवल उसे पता था एग्जामिनर को कि डिजिटल इंडिया प्लान में डाटा लोकलाइजेशन की बात ही नहीं की गई, डाटा प्रोटेक्शन की बात ही नहीं की गई, इसलिए डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट आया है, वो अलग एस्पेक्ट है, वो बाद में जनरेट हुआ है अभी जब डाटा ज्यादा जनरेट होना स्टार्ट हो गया। तो इतना पता होता तो बी मार्क करते, पर एटलीस्ट बी और सी में पहुंच पाते। नॉलेज के बेसिस पे ऑफ कोर्स आंसर शुड बी बी, बट एटलीस्ट बी और सी में तो पहुंच पाते। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37।
भाई ये प्लेसेस बहुत बार न्यूज में आती हैं, इस बार बहुत सारी प्लेसेस न्यूज में हैं, चाहे वो इजराइल पैलेस्टीन को लेके हो, जो इजराइल और जो गाजा में हो रहा था हमास को लेके हो, चाहे वो यूक्रेन रशिया को लेके हो, चाहे वो यूएस से ईरान को लेके हो। देयर आर सो मेनी प्लेसेस इन न्यूज एंड देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि इस बार इस पे 2-3 क्वेश्चन आएंगे प्लेसेस इन न्यूज पे, बिकॉज इट्स वेरी हॉट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज इंटरनेशनल रिलेशंस आर कंसर्न। तो आपने देखा कि पहले पूछे गए, अब तो पक्का पूछेंगे। अब ये उस टाइम न्यूज में था, अलेप्पो इज इन सीरिया, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है अगर आपने पढ़ा है। मौसुल, मजर ए शरीफ इज इन अफगानिस्तान, मौसुल इज इन इराक, अगर इतना पता हो आपको। थर्ड काट देते, तो पहला तो सही है अलेप्पो, दूसरा क्या है मजहर शरीफ, आंसर इज 1 and 4 बी किरकुक। तो एटलीस्ट आपको ये प्लेसेस पता हो कि जो न्यूज में है कि कहां पे है किरकुक, कहां पे अलेप्पो। अब ये दोबारा नहीं आएंगे, पर एटलीस्ट आपको ये तो पता लग गया ना कि यूपीएससी जो प्लेसेस न्यूज में होती हैं उस पर क्वेश्चन बार बार पूछता रहता है। तो मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कहां पे है किरकुक, अगर आपने कभी पढ़ा हो तो भाई किरकुक कहां पे है। जैसे आजकल यमन न्यूज में था, तो यमन की आपको चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो किरकुक इज इन इराक, बिकॉज वहां पे उस टाइम पे इराक और सीरिया की बातें हो रही थी। तो दिस टू प्लेसेस आर बोथ आर इन इराक। तो ये दोनों गलत दी हुई हैं, और ऊपर वाली ये क्या सही है और ये भी सही है। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आता है, और कोई इस पे आप दिमाग नहीं लगा पाएंगे, टोटली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 38। In the federation established by the Government of India Act 1935, residuary powers were given to। अब मुझे एक चीज बताओ, आज के संविधान में रेजिडुअरी पावर्स, जो पावर्स कहीं मेंशन नहीं है, वो किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट जो नहीं मेंशन है वो किसके पास है? यूनियन। भाई कभी प्रोविंसेस को देंगे ये पावर, चाहे वो गवर्नर हो चाहे वो लेजिस्लेचर हो, देंगे? नहीं। तो आंसर क्या आता है, ए या बी में से? भाई हमने आज नहीं दी इसको प्रोविंसेस को ये पावर, तो उस टाइम क्यों दे देंगे? उस टाइम तो वैसी पावर क्या थी, कंसंट्रेटेड थी। तो उस टाइम का फेडरेशन जो भी बना होगा बस बहुत ही ज्यादा सेंट्रलाइज होगा। अगर आज का सेंट्रलाइज है तो पिछले वाला तो उससे ज्यादा सेंट्रलाइज होगा, क्योंकि ब्रिटिश रूल कर रहे हैं इंडिया पे। तो ये तो दोनों नहीं होंगे। अब ब्रिटिशर की पावर कहां पे है? वो गवर्नर जनरल को पावर देंगे या फेडरल लेजिस्लेचर को? भाई सिंपल लॉजिक है, फेडरल लेजिस्लेचर चाहे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, यहां पे इंडियंस का रोल ज्यादा हो गया था। और गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल किसका था? वो तो ब्रिटिशर्स खुद थे। तो किसके पास रखेंगे वो रेजिडुअरी पावर? ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स के पास, क्योंकि अभी किसकी बात हो रही है? 1935 की। अभी तो इंडियंस को पावर दी ही नहीं जा रही है ज्यादा, वो तो आगे जाके क्रिप्स मिशन आएगा, बाकी मिशन आएंगे, अगस्त ऑफर आएगा, उसके बाद जाके कैबिनेट मिशन आएगा, तब इंडियंस को पावर ट्रांसफर की जाएगी। तो रेजिडुअरी पावर्स तो ऑफ कोर्स ब्रिटिशर खुद रखेंगे। तो फेडरल में रखेंगे या खुद गवर्नर जनरल रखेगा? आंसर इज गवर्नर जनरल। इसका आंसर है भी क्या? बी, दैट इज गवर्नर जनरल। बड़ा ही लॉजिकल क्वेश्चन है। तो I told you couple of times, sometimes knowledge facts are not that important जितना logic important हो जाता है। तो always keep that thing in mind. It will help you a lot in examination hall. And I want to tell you one more thing. जो भी आपने आज तक बचपन से लेके स्कूल कॉलेज वैसे सोशल मीडिया अपनी प्रैक्टिकल लाइफ रियल लाइफ में देखा है, these things are also very helpful while solving the question. It's not just what you have read for UPSC. Other things will also help to clear prelims exam. You have to understand that. और इसी के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करें कि मेरे पास क्वेश्चन है, फिर मैं अपना पूरा ज्ञान जो मैंने एक्वायर किया है, चाहे मैंने वो सोशल मीडिया से एक्वायर किया हो, मैंने कभी न्यूज में सुना हो, मैंने रियल लाइफ में देखा हो, सब कुछ यूज करना है। बिकॉज दैट these things develop logic and the paper is more about logics rather than facts. फैक्ट के बेसिस पे आप 25-30 क्वेश्चन कर पाएंगे। इट विल लॉजिक दैट विल हेल्प यू टू क्लियर द कट ऑफ। आया समझ में? नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 39 सॉरी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वेकेट हिज और हर ऑफिस इफ ही और शी ceases to become the member of assembly। भाई बंदा स्पीकर बनता ही तब है जो क्या होता है, पहले हाउस का मेंबर होता है, और हाउस के बंदे ही स्पीकर चुनते हैं, तो अपने में से चुनते हैं। तो अगर वो हाउस का मेंबर ही नहीं रहा तो वो स्पीकर भी नहीं बन सकता है। ऑफ कोर्स ये करेक्ट स्टेटमेंट है। Whenever the legislative assembly is dissolved, the speaker shall vacate his office immediately. We understood that thing in polity also,
हमारी जो एक्स्ट्रा सीरीज थी पॉलिटी की, जो सिविल विद आकाश यूट्यूब चैनल पे पड़ी है, वहां वी डिस्कस अबाउट दोस थिंग्स कि स्पीकर तब तक बना रहता है जब तक नई असेंबली या लोकसभा नहीं आती है। उस लोकसभा असेंबली के जाने से स्पीकर की पोस्ट खत्म नहीं होती है, बिकॉज लोकसभा और या फिर असेंबली एज सच उसको संभालने के लिए जो एमपी हैं वो तो चले गए, वो तो काम करती रहती है सेक्रेटरीट उसका, तो उसके लिए कौन स्पीकर हमेशा बना रहना चाहिए। तो ये गलत हो गया, आंसर इज ए ओनली। तो यू कैन वॉच दोज सीरीज ऑल्सो, एक्स्ट्रा एज सीरीज, उसमें पॉलिटी कवर की है हमने, मैपिंग कवर की है, वी हैव कवर्ड ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, सी सेट है, सब कुछ हमने कवर किया है फॉर प्रीलिम्स 2026। यू कैन वॉच दोज वीडियोज ऑल्सो। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट थिंग इज द क्वेश्चन इज ऑन which one of the following reflects the most appropriate relationship between law and liberty? It's a very analytical और philosophical question. पॉलिटी में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। अब पहला बोल रहा है कि लॉ और लिबर्टी में रिलेशन देखना है, और वो रिलेशन जो क्या है, बहुत एप्रोप्रिएट हो। पहला है, इफ देयर आर मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी। इफ देयर आर मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी, बट इट डिपेंड्स अपॉन लॉज ऑल्सो, कि अगर लॉ हैं वो रिग्रेसिव लॉज हैं, अथॉरिटेरियन लॉज हैं, तो लिबर्टी कम होगी। इफ दे लॉज आर नॉट अथॉरिटेरियन तो लिबर्टी कम नहीं होगी। तो लॉज ज्यादा होंगे, ये कोई चीज ये इंश्योर नहीं करता है कि लिबर्टी कम होगी। भाई आपने राइट टू एजुकेशन एक्ट लेके आए, राइट टू वर्क मनरेगा एक्ट वीजी राम लेके आए, इन एक्ट से लिबर्टी बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है, बिकॉज दे आर डेवलपिंग द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। With that capacity, individuals can enjoy the liberty in true sense. तो laws के आने से liberty कम होगी, this is not the way. अगला है, if there are no laws, there is no liberty. By if there are no laws, it means there is no rule of law. If there is no rule of law, it means there is no liberty. Simply it means if there are no laws, it means there are no rule of law. If there is no rule of law, whose rule will be the king? It will be the जो अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं। लॉज, रूल ऑफ लॉ आपकी पावर को चेक में रखते हैं। तो रूल ऑफ लॉ से क्या आती है? लिबर्टी आती है। अगर लॉ ही नहीं होंगे तो लिबर्टी नहीं आएगी। दिस इज करेक्ट। इफ देयर इज अ लिबर्टी, लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल। लॉज, भाई इंडिया में लिबर्टी है क्या लॉ लोगों ने बनाए हैं? नहीं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने बनाए हैं। तो ये जरूरी थोड़ा ना लॉ ही लोग ही बनाएंगे। इफ लॉज आर चेंज टू ऑफन, लिबर्टी इज इन डेंजर। अगर लॉ जल्दी क्या होते हैं, चेंज होते हैं, तो लिबर्टी इज इन डेंजर। भाई लॉ चेंज हो रहे हैं, वो डिपेंड करता है लॉ किस पर्पस के लिए चेंज हो रहे हैं। इंडिया का संविधान बहुत बार अमेंड किया गया है। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि लिबर्टी हमारी चलेगी। ऐसे अगर लॉ भी बार बार चेंज किए जाए, लिबर्टी खतरे में नहीं है। वो डिपेंड करता है लॉ में लिखा क्या है। तो ये भी नहीं है। तो बेस्ट आंसर इज बी। मतलब आपको अगर ये पता होता कि अगर कोई लॉ नहीं होंगे तो रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, और रूल ऑफ लॉ इज अ वन वे टू इंश्योर लिबर्टी, बिकॉज विदाउट रूल ऑफ लॉ there will be authoritarian tendencies whose powers cannot be checked. They will become ultimate power that will threat the liberty of an individuals. ये किंग के टाइम हुआ करता था, वही कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा नहीं किया है। तभी कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रमोट करता है? लिबर्टी। दिस इज लॉजिकल क्वेश्चन, बड़ा लॉजिकल था। सारी स्टेटमेंट पढ़नी है और मोस्ट एप्रोप्रिएट देखनी है आपको। अगला है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स shall be instituted against the governor of a state in any court during his term of office. During his term of office, no criminal proceedings shall be instituted against the governor जब तक वो ऑफिस में। हमने पढ़ा हुआ है ना भाई कि जो रूल ऑफ लॉ होता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ है, उसमें दो एक्सेप्शंस होती हैं। मतलब होती तो बहुत भी हैं, दो होती हैं मेन, गवर्नर और प्रेसिडेंट की, कि जब तक वो अपने ऑफिस में बैठे उनमें कोई उनके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं की जा सकती। इट्स लॉजिकल। और द emoluments and allowances of the governor of a state shall not be diminished during his term of office. भाई जब तुम गवर्नर ऑफिस में बैठा है, गवर्नर इंडिपेंडेंटली काम करे, तो उसका जो भी सिंपल सैलरी सुलरी है वो नेगेटिवली इंपैक्ट नहीं होनी चाहिए, डिमिनिश नहीं होनी चाहिए। बढ़ा सकते हो आप ताकि उसकी इंडिपेंडेंस पे इंपैक्ट ना पड़े। ये हमें पड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के केस में ऐसा होगा, बिल्कुल होगा, कि जजेस अपना काम इंडिपेंडेंटली विदाउट फियर और फेवर कर पाए, तभी उनके अलाउंसेस हैं वो कम नहीं किए जा सकते, बढ़ाए जा सकते हैं। गवर्नमेंट उनको कम करके जजेस को कंट्रोल नहीं कर सकती है। ये भी सही है। तो आंसर इज बोथ 1 and 2. It's very logical statements. Next देखते हैं, the well-known painting Bani Thani. Bani Thani is a painting that is associated with, अब ना ये आपको पेंटिंग्स ना ये चारों स्कूल पढ़ने पड़ेंगे, बूंदी, जयपुर, कांगड़ा एंड किशनगढ़। ये चारों स्कूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आज के बाद अगर
पेंटिंग्स आई और रीजनल पेंटिंग्स पे क्वेश्चन आया अदर देन मुगल पेंटिंग्स, देन दीज 4 पेंटिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जाके इन पेंटिंग्स के 5 फीचर देखने हैं, कहाँ पे है, क्या फीचर है, और उसके बेसिस पे तैयारी करनी है। तो इसका आंसर तो क्या है, किशनगढ़ स्कूल। नॉलेज बेस्ड है, पर एटलीस्ट आप इन चारों स्कूल को अब जाके पढ़ लेंगे कि क्या है कांगड़ा स्कूल, कौन से है, इनकी रिलीजियस पेंटिंग होती हैं या जनरल लाइफ को लेके होती हैं, कौन सा कलर होता है, किस मटेरियल का यूज होता है, और बानी थानी, इट मींस अ काइंड ऑफ अ स्पेसिफिक पेंटिंग्स ऑफ दीज स्कूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपको समझ में आ गया है। अब आता है व्हाट इज टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम थार्ड। ये उस टाइम न्यूज में था कि भाई S-400 लें या थार्ड लें। S-400 रशिया का था, थार्ड जो था वो यूएसए का था। इतना पता होता कि थार्ड और S-400 को लेकर डिबेट चलती रहती है, ये मेंस में क्वेश्चन भी आया था, तो आपको इतना समझ में आया था कि थार्ड और S-400 में यूएसए और जो हमारा रशिया है, या आंसर यूएसए होगा या रशिया होगा। अगर आप ये दोनों में से भूल जाते, ऑफ कोर्स ना तो यहाँ पे क्या है रशिया है और बचता कौन सा है यूएसए, तो आंसर इज एंटी मिसाइल सिस्टम ऑफ अमेरिका, दैट इज थर्ड, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। अब देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ना ये क्वेश्चन आपको देख के डर लग सकता है कि भाई यहाँ पे त्यागराज के बारे में पूछ लिया, अन्नामाचार्य के बारे में पूछ लिया, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड वेंकटेश्वर, इतना तो मेरे को आता है, पर हैव पेशेंस, ये क्वेश्चन अपने आप होगा। कैसे देखते हैं, विद रेफरेंस टू फॉलोइंग द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला मुझे बताएं, मोस्ट ऑफ द त्यागराज कृतिज आर डिवोशनल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। मतलब ये पूछ रहे हैं त्यागराज ने जो भी लिखी हैं कृतिज वो लॉर्ड कृष्णा के लिए मोस्टली हैं या किसी और गॉड के लिए। भाई क्वेश्चन मार्क है, क्या पता कोई और गॉड हो। त्यागराज क्रिएटेड मैनी न्यू राग। भाई त्यागराज सॉन्ग कंपोज कर रहे हैं, त्यागराज एक फेमस पर्सनैलिटी होंगे इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक। तो जो पहले आया था ना कि एक और बंदा पूछा गया था पहले, जिन्होंने पूछा था कि उन्होंने क्या नए राग बनाए हैं कि नहीं, तानसेन आया था क्वेश्चन पहले, उन्होंने पढ़ा हुआ है। तो तानसेन वाज आल्सो फेमस म्यूजिशियन, ये भी वैसे ही हैं, तो क्या इन्होंने नए राग नहीं बनाए होंगे। सेवरल न्यू राग्स, ये बोले हैं कि सारे राग इन्होंने बनाए हैं, कुछ राग इन्होंने बनाए हैं। इंसान बड़े इंपॉर्टेंट हैं एज फार एज म्यूजिक इज कंसर्न्ड, रिलीजियस म्यूजिक इज कंसर्न्ड, तो इन्होंने बनाए होंगे। भाई आप पूछें आज के टाइम पे हनी सिंह ने कोई ऐसा न्यू म्यूजिक में एडिशंस किए, क्यों नहीं किए होंगे, अगर फेमस है तो किए ही होंगे, तभी तो वो फेमस है। तो ये भी फेमस पर्सनैलिटी है, तभी क्वेश्चन पूछा है, तो इन्होंने राग भी बनाए होंगे। इट सीम्स वेरी 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 लॉजिकल। तो दो तो पक्का है, दो पक्का है, तो पहला तो गया। अगला है अन्नामाचार्य एंड त्यागराज आर कंटेम्प्रेरीज। और आपको पता है जब भी कंटेम्प्रेरी पे क्वेश्चन आया है पहले भी, ये गलत ही होता है, क्योंकि एग्जामिनर के पास इसको गलत करना बड़ा इजी है। उसे पता होता है ये कौन सी ईयर के हैं, ये कौन सी ईयर के हैं त्यागराज, और उनमें बहुत डिफरेंस होगा। ये मान लो 8th के हैं, ये 12th के हैं, इतना गैप होगा, तो उसने बता दिया कंटेम्प्रेरी, जबकि वो कंटेम्प्रेरी है नहीं है। मतलब इसको गलत करना वेरी इजी, और ऐसी चीजें गलत की भी जाती हैं, तो हम इसको गलत मानेंगे। लेट्स सी आगे, कोई ना। अन्नामाचार्य कीर्तन्स आर डिवोशनल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वरा। मतलब ये इस लॉर्ड की करते हैं, सॉन्ग्स हैं डिवोटेड, ये इनके लॉर्ड कृष्णा को लेके हैं। अब मुझे बताओ कि लॉर्ड कृष्णा कॉमन है या लॉर्ड वेंकटेश्वरा। मतलब एग्जामिनर को अगर स्टेटमेंट गलत बनानी होती तो वो लॉर्ड वेंकटेश्वरा क्यों चूज करता, वो कोई और लिखता, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिवा, कॉमन नाम लिखता। अगर बड़ा ही यूनिक सा नाम लिखा है लॉर्ड वेंकटेश्वरा, तो इसके सही होने के चांसेस क्या हैं, ज्यादा, इसके क्या हैं, गलत। और ये पक्का पता है आपको 1 और 4 में से एक तो पक्का गलत है, बिकॉज दोनों क्या बात कर रहे हैं कि ए इसका डिवोशन, बी इसका डिवोशन, सिमिलर साउंडिंग है, दोनों सही नहीं होंगी। 1 and 4 कैन नॉट बी करेक्ट टुगेदर। अगर 1 and 4 कैन नॉट बी करेक्ट टुगेदर, तो हमने देखा 1 और 4 में से कौन सा सही होगा, 4, तो हमने 4 लगाया और ये काट दिया, तो आंसर क्या बचा, 2 4 या 2 3 4। और आपने देखा कि यहां इन दोनों में से एक गलत है, कौन सा, ये गलत है, ये सही है, ये लॉजिकल है। अब इसको सही करूं या गलत करूं, आपको पता है इसमें क्या होते हैं, ये गलत होते हैं, तो आंसर क्या आ गया इसका, बी, दैट इज 2 and 4, और इसका आंसर है भी क्या, बी। ये हम कहां से पता लगा, क्योंकि हमने पहले देख लिया है कि ऐसे पूछे हुए हैं कंटेम्प्रेरीज, वो दोनों क्या थे, गलत। मतलब यूपीएससी जब कंटेम्प्रेरी डालेगा उसके गलत होने के चांसेस क्या हैं,
ज्यादा हैं, इफ यू हैव टू टेक अ रिस्क यू विल मार्क इट एज अ रॉन्ग स्टेटमेंट एंड यू नो फर्स्ट एंड फोर आर, इनमें से एक ही सही होगा बिकॉज सिमिलर साउंडिंग है एंड दिस इज अ वेरी यूनिक नेम एंड यूनिक नेम्स आर करेक्ट एंड कॉमन नेम्स आर रॉन्ग। और ऐसा ही हुआ, आंसर क्या है? बी। This is the perfect example how patterns can be applied in the exam that we are trying to decode based on UPSC PYQs. आया समझ में? Now let's see the question number 45. Which of the following are regarded as the main features of rule of law? दो क्वेश्चन आ गए rule of law पे, एक पहले आके हटा है if there is no law there is no liberty. Next question is this 45th. अब 45th क्वेश्चन देखें कि कौन सी फीचर होती है रूल ऑफ लॉ की। भाई आपने अब अभी बताया कि रूल ऑफ लॉ क्या करता है, आपकी पावर्स को लिमिट कर देता है, आपकी मतलब गवर्नमेंट की पावर को लिमिट कर देता है, तभी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट नहीं आती है। बिल्कुल सही। रूल ऑफ लॉ मींस लॉ की चलती है, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ, पीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट नहीं, इट्स अ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पीपल। रूल ऑफ लॉ लिमिट द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट नॉट द पीपल्स पावर। ये गलत। अब ये तीसरा गलत तो ये भी गया, ये भी गया, क्या बचा 2 4 या 1 2 4? आपको पता है 1 2 करेक्ट है, तो क्या आंसर क्या आ गया? सी। मतलब 4 इज करेक्ट ऑटोमेटिकली बिकॉज जितना ज्यादा क्या होगा रूल ऑफ लॉ होगा उतनी लिबर्टी आपकी बची रहेगी, अगर ये नहीं होगा तो ये नहीं बचेगी। ये भी करेक्ट। इट मींस दिस क्वेश्चन इज काइंड ऑफ अ क्वेश्चन जो पहले आके चुका है इसी पेपर में, लिंक टू दैट रूल ऑफ लॉ। इट मींस इफ देयर इज रूल ऑफ लॉ, इफ देयर आर लॉज देयर विल बी अ लिबर्टी प्रोटेक्शन, इफ देयर आर नो लॉज देयर इज नो रूल ऑफ लॉ देयर विल बी नो लिबर्टी। सिंपल क्वेश्चन। तो 45 और पहले वाला क्वेश्चन आपस में लिंक्ड हैं, दोनों सही होने चाहिए थे आपके। इसका आंसर क्या आ गया? सिंपली सी इज द आंसर। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 46. Which one of the following statements correctly describe the meaning of the term legal tender money? इकोनॉमिक्स में बेसिक पढ़ते होते हैं, जब करेंसी वाला चैप्टर पढ़ते हैं, मनी एंड बैंकिंग, वहां आता है व्हाट इज लीगल टेंडर। जो आपका नोट है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये पेपर है, इसकी वैल्यू इसलिए है कि भाई इस पे आरबीआई ने साइन किए हुए हैं और इस पे साइन किए हुए को सभी को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि ये 500 का नोट है। अगर आप किसी को 500 रुपए देने हैं, आपने अगर 500 का नोट दिया तो उसे लेना पड़ेगा बिकॉज इट इज लीगल बाउंडेशन ऑफ दैट पर्सन। वो ये नहीं बोल सकता कि मैं नहीं लूंगा ये कागज। इट्स अ लीगल टेंडर मनी, द मनी विच इज टेंडर्ड इन कोर्ट्स ऑफ लॉ टू डिफरे द फी ऑफ लीगल फीस। ऐसा थोड़ा ना कुछ कोर्ट से कहां लिंक्ड है ये। The money which a creditor is under compulsion to accept in settlement of his claims. हाँ, उसको लेनी पड़ेंगी। The bank money in the form of checks. No, it's not. It's about cash only. The metallic money in circulation in a country. No. But term legal tender means कि उस बंदे को वर्ड के लीगल मतलब उस पर कंपल्शन होगी, लीगैलिटी है उसकी, उसको मानना पड़ेगा। तो दिस आंसर इज गोइंग टू बी बी। सिंपल फंडा कि व्हाट इज लीगल टेंडर, मतलब अगर किसी को अपने क्लेम्स को सेटल करना है तो इन रुपीस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 47. इफ कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट, देन अगर भाई गवर्नमेंट लोगों को सामान देती है, फ्री राशन, फ्री बिजली, सब कुछ, तो पैसा है किसका? वो लोगों का। तो ये थोड़ा ना अगर गवर्नमेंट ने पैसा दिया देयर इज नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Of course, there is no opportunity cost for the government because the money has been taken by the people in the form of taxes. So opportunity cost is not zero. It is something. Opportunity cost is ignored. No, it is not ignored. The opportunity cost is transformed from the consumers of the product to the tax-paying public. The opportunity is transferred from the consumers of the product to the government. These two are similar sounding options, and I told you earlier also, if there are two statements which are similar sounding, answer is going to be one from those statements. C या D में से आंसर है। अब वो कॉस्ट किस पे जाती है, गवर्नमेंट पे या पब्लिक पे? बेटर ऑप्शन इज गवर्नमेंट पे भी नहीं जाती। गवर्नमेंट पैसा कहां से लेती है? पब्लिक से। तो किस पे इंपैक्ट पड़ता है? पब्लिक पे। तो आंसर इज सी। मतलब फ्रीबीज अगर गवर्नमेंट देती है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस पे पड़ती है? लोगों पे पड़ती है जिसने टैक्स देना है, ना कि गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट तो बीच में मीडिएटर है जो टैक्स वालों से पैसा लेके लोगों को देती है। तो बेटर ऑप्शन इज नॉट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का असली इंपैक्ट किस पे होता है? पब्लिक पे, टैक्स पेइंग पब्लिक पे। वो भी बेटर वर्ड क्या है? टैक्स पेइंग पब्लिक। तो इफ देयर आर टू ऑप्शंस, वन इज वेरी वेरी स्पेसिफिक एंड सेकेंड इज अदर इज जेनरिक, and the specific makes the generic statement more understanding, then the specific one will be the answer. ये भी सही है। अगर ये ना होता कुछ और होता तो ये मार्क करते, पर दोनों में से बेटर कौन सा है? ये है। तो C is the answer.
हमने पहले देखा हुआ कि सिमिलर साउंडिंग अगर ऑप्शंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, उनमें से एक आंसर होता है मार्क दिस। लिखे नहीं, माइंड में मार्क कर लें इस चीज को, बहुत बार हमने पहले भी यूज किया है। अब है नेक्स्ट इज 48, इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर। अब देख रहे हैं ना कि इस बार 2018 में या 17 में देखेंगे पेपर में क्वेश्चन बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, मतलब वन लाइनर्स हैं, एनालिटिकल भी हैं, फैक्चुअल भी हैं, पर आजकल तो कोई क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं है जिसमें चार में से एक चूज करना हो, बहुत ही कम है। सभी क्वेश्चंस में इतनी लंबी लंबी स्टेटमेंट हैं, तीन तीन स्टेटमेंट है, चार चार, उसके बेसिस पे सॉल्व करना है, तभी पेपर लेंथी होता जा रहा है। तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि आपको पेपर की तैयारी 17-18 के हिसाब से नहीं करनी है, आपको तैयारी 24-25-23 के हिसाब से करनी है। पर ये माइंडसेट तो यहां से भी डिकोड हो ही रहा है ना, तो इसलिए हम इसको भी कर रहे हैं। इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीडीपी डू नॉट कनोट इन हायर डेवलपमेंट इफ। आपका भाई एब्सोल्यूट जीडीपी बढ़ गई है, पर कैपिटा रियल जीडीपी बढ़ गई है, एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीडीपी बढ़ गई है या जीएनपी बढ़ गई है, ये डू नॉट, इससे डू नॉट कनोट अ हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ। आपकी जीडीपी बढ़ गई है पर डेवलपमेंट नहीं बढ़ी है, क्यों? बिकॉज भाई जीडीपी बढ़ी है, पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, क्या वो पैसा सभी को मिला है? ये कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज पर कैपिटा इनकम क्या होता है? टोटल जो भी एब्सोल्यूट है डिवाइड बाय पॉपुलेशन। अब किसको कितना मिला है ये तो एवरेज है ना। इट मींस इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद एग्रीकल्चर आउटपुट। हमें क्या है भाई, इंडस्ट्री बढ़ रही है, एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, पर ये नहीं बढ़ रही है, तो हम ये थोड़ा बोलेंगे कि डेवलपमेंट नहीं हो रही है। एग्रीकल्चर आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद इंडस्ट्रियल आउटपुट, तो बंदा कहे कि ये बढ़ रही है और नहीं बढ़ रही है और ये बढ़ रही है, इन चीजों से थोड़ा डिसाइड करेंगे हम कि इंडस्ट्रियल आउटपुट क्या है और एग्रीकल्चर आउटपुट क्या है। वो कह रहे हैं कि जीडीपी बढ़ गई है आपकी, पर डेवलपमेंट नहीं हो रही है, क्यों? बिकॉज पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग। मतलब जीडीपी बढ़ रही है और साथ में लोग पुअर भी होते जा रहे हैं, इट मींस डेवलपमेंट नहीं हो रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बाकी लोगों की इंक्रीज नहीं हो रही है। मतलब डेवलपमेंट जो ये ग्रोथ है वो क्या नहीं है, इंक्लूसिव नहीं है, और इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है तो मतलब डेवलपमेंट नहीं है। इंपोर्ट्स ग्रो फास्टर देन इंपोर्ट्स, इससे क्या लेना देना? समझ में आया? तो इससे क्या लेना देना? तो आंसर क्या? पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, मतलब कुछ ही लोगों का फायदा हो रहा है, जीडीपी बढ़ी है। तो जीडीपी बढ़ी, कोविड में जीडीपी बढ़ी। अगर कोविड में हम देखें पुअर पुअर होता जा रहा था और रिच रिच होता जा रहा था, तो अगर जीडीपी बढ़ भी जाती, अगर जीडीपी बढ़ भी जाती तो भी हम कहते हैं कि भाई जीडीपी तो बढ़ रही है पर डेवलपमेंट नहीं हो रही है, बिकॉज सभी को उसके फ्रूट्स नहीं मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज अ कंसेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस विच इनेबल्स। क्या होती है ह्यूमन कैपिटल? मतलब इंसान एक कैपिटल की तरह काम करें, वो रिटर्न देना स्टार्ट करें। और ह्यूमन कैपिटल कैसी होती है? मान लो आपके अच्छे स्किल्स हैं, आपकी हेल्थ अच्छी है, ताकि आप अच्छे से काम कर पाए, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। इंडिविजुअल्स ऑफ अ कंट्री टू इट विच इनेबल्स इंडिविजुअल्स ऑफ अ कंट्री टू एक्युमुलेट मोर कैपिटल, इंक्रीजिंग द नॉलेज, स्किल लेवल्स एंड कैपेसिटीज ऑफ द पीपल ऑफ कंट्री। बिल्कुल। accumulation of tangible wealth, accumulation of intangible wealth। ऑफ कोर्स ये इंटेंजिबल होती हैं, जो ह्यूमन कैपिटल इट्स अबाउट स्किल्स, इट्स अबाउट हेल्थ, जिसको तुम पकड़ नहीं सकते हो। इट्स नॉट अबाउट टेंजिबल वेल्थ, इंडिविजुअल कंट्री टू अकोमोडेट मोर कैपिटल, नहीं। आंसर इज 2 and 4। भाई जो ह्यूमन कैपिटल इट इज अबाउट कि इंसान की कैपेबिलिटीज की बात होती है, रेदर देन इंसान के पास कितना पैसा है, कितनी टेंजिबल वेल्थ है, वो ह्यूमन कैपिटल नहीं है। ह्यूमन कैपिटल इज अबाउट कैपेबिलिटीज, सोशल कैपिटल इज अबाउट सोशल रिलेशंस। तो आंसर इज गोइंग टू बी, आपको समझ में आया था कि टेंजिबल वेल्थ तो आंसर नहीं है, ये पहली भी टेंजिबल है, तो 1 and 3 या तो इकट्ठे होंगे या इकट्ठे नहीं होंगे, इकट्ठे नहीं होंगे या इकट्ठे होंगे, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ये अगर इकट्ठे होंगे या नहीं होंगे, पर आपको समझ में आ गया था, ये दोनों क्या हैं? 2 और 4 अलग हैं, 2 और 4 अलग चीज है, 1 और 3 अलग है, ये दोनों सेम सेम लेवल के हैं। या फिर आप 1 2 3 4 मार देते, वो तो ऑप्शन है ही नहीं है, इसका मतलब क्या है? या 2 4 होगा या 1 3 होगा। 2 4 1 3 में कौन सा ऑप्शन है? 2 4, आंसर वैसे सी आ गया। तो आपने देखा कि 1 and 3 सिमिलर है, सेम फिलॉसफी, 2 and 4 सेम फिलॉसफी, आंसर होगा तो 1 3 होगा या 2 4 होगा या 1 2 3 4 होगा, ये मान लेते हैं। 1 2 3 4 आंसर है नहीं है, तो या 1 3 होगा या 2 4 होगा, बचा कौन सा? 2 4, 1 3 है ही नहीं है स्टेटमेंट में, साथ में 4 भी आ रहा है, ये तो नहीं होगा, तो आंसर क्या आ गया? सी। तो आपका स्टेटमेंट से आपने क्लब कर ली, उसके बेसिस पे देखा
तो बेस्ट कई बार क्या होता है, आपको नहीं भी आता ना, ये तो पता है चलो ह्यूमन कैपिटल, मान लो नहीं भी आता होता, आप देखते हैं कि दो ही ऑप्शंस हैं, या ये दोनों सिमिलर साउंडिंग है, फर्स्ट थ्री, 2 4 क्या सिमिलर साउंडिंग, यहां 1 3 आएगा या 2 4 आएगा, या चारों आएंगे, चारों है ही नहीं, मतलब क्या आएंगे, या 1 3 आएगा या 2 4 आएगा, वो एक ही ऑप्शन है। दिस इज अप्रोच टू गेट द क्वेश्चन राइट। एंड में हमारा गोल क्या, हमारे क्वेश्चन सही होने चाहिए बस। डिस्पाइट हाई सेविंग इकोनॉमी, इंडिया में हाई सेविंग है, कैपिटल फॉर्मेशन मे नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट, मतलब इंडिया में कैपिटल फॉर्मेशन से क्या नहीं है, आउटपुट नहीं आ रहा, मतलब हमारी जीडीपी नहीं बढ़ रही है, जीडीपी नहीं बढ़ रही है, कम मतलब इतनी नहीं बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ नहीं रही है, डिस्पाइट हमारी क्या इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, ये कह रहे हैं ना, सेविंग से क्या हो रही है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, जीडीपी नहीं बढ़ रही है हमारी, क्या बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। तो जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है सर, जीडीपी इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय आईसीओआर। अगर ये बढ़ रही है और ये बढ़ नहीं रही है, इसका मतलब क्या है, ये ज्यादा है हमारा क्या, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, तो क्या है, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। सिंपल इकोनॉमिक्स का फॉर्मूला होता है जीडीपी इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय आईसीओआर, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, कि कितनी कैपिटल चाहिए आपको एक यूनिट आउटपुट बढ़ाने के लिए, एक यूनिट आउटपुट बढ़ाने के लिए, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड, और वही आपको पता है कि ये ज्यादा है, इसलिए इसी के बढ़ने से ये भी नहीं बढ़ पा रही है, तो वो आंसर भी है डी। इट्स अ वेरी फैक्चुअल एनालिटिकल क्वेश्चन जो आप पढ़ते होते हैं इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल जो फॉर्मूलाज हैं, अंडरस्टैंडिंग है, वो नहीं भूलनी है आपको। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 51। आफ्टर द संथल अपराइजिंग सबसाइडेड, संथल अपराइजिंग पढ़ते हैं हिस्ट्री में, आफ्टर द संथल अपराइजिंग इज सबसाइडेड, व्हाट वाज और वर द मेजर्स टेकन बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। जब संथल अपराइजिंग खत्म हो गई तो क्या लिए स्टेप्स इसने। अब इसको देखते हैं भाई, आपको कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, इसको समझते हैं। अब इसको समझने का एक बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका है। द टेरिटरीज कॉल्ड संथल परगनाज वर क्रिएटेड, द टेरिटरीज कॉल्ड संथल परगनाज वर क्रिएटेड। मुझे एक चीज बताएं, इसके बाद उसने संथल परगना बनाए कॉलोनियल गवर्नमेंट ने। अब ये आइडिया उसके पास कहां से आया कि संथल परगनास मान लो ना बनाए होते, मान लेते हैं, इसको एज्यूम करो कि ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब ये नहीं बनाए, संथल परगनास नहीं बनाए, फिर एग्जामिनर के माइंड में आया कैसे ये कि ये बनाए। हमने मान लिया ये नहीं बनाए, तो ये वर्ड उसके दिमाग में कहां से आया, संथल परगना, तो उसके माइंड में ये टर्म कहां से आई, संथल परगना, अगर ये बनाए ही नहीं थे, क्योंकि ये बनाए थे उसीलिए उसने लिखे हैं, अगर ना बनाए होते तो ये टर्म आती भी नहीं कहीं से, समझ गए। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमने एज्यूम किया नहीं है, नहीं एज्यूम किया तो वो लगा इलॉजिकल, इसका मतलब क्या है, ये बनाए होंगे, वो क्या है, लॉजिकल। दिस इज द वे इट बिकेम इलीगल फॉर अ संथल टू ट्रांसफर अ लैंड टू नॉन संथल। जो ये संथल अपराइजिंग हुई थी, ये इसीलिए हुई थी, क्यों, आपको इतना तो पता है, यहाँ पे कौन आ गए थे, आउटसाइडर आ रहे थे, तो आउटसाइडर आ रहे थे तो वो लैंड ले रहे थे संथल्स का, तो हमने इसके बाद क्या किया, इलीगल कर दिया अगर कोई संथल नॉन संथल को लैंड देता है। तो अगर आपको इतना भी पता होता कि संथल अपराइजिंग इसलिए हुई थी कि आउटसाइडर्स के अगेंस्ट थी, और संथल अपराइजिंग पॉजिटिव है हिस्ट्री में, तो इसमें ब्रिटिशर्स ने इंडियन की गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट ने हमारी बातें एक्सेप्ट की थी, तो आपको पता है कि संथल अपराइजिंग में एक पॉजिटिव देखा जाता है इसको, तो बहुत सारी चीजें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की होंगी। एक क्या एक्सेप्ट की कि ये नहीं करना है जिसके लिए हुआ था, और दूसरा क्या बना दिया, संथल परगना। अगर ऐसा किया गया होगा कि संथल नॉन संथल को लैंड ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो पहले ये तो बताना पड़ेगा ना, ये है संथल परगनाज जिसमें से लैंड ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो आपने देखा कि भाई संथल अपराइजिंग हुई थी आउटसाइडर के अगेंस्ट, आउटसाइडर आके वहां पे बस रहे थे, तो ये जो संथल अपराइजिंग है ये पॉजिटिव है इंडिया की हिस्ट्री में, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी बातें मानी थी, तभी हम इसको सेलिब्रेट भी करते हैं, तभी ये पूछा भी है, और इसमें इलीगल था संथल और नॉन संथल को लैंड देना। पहले फिर ये तो बताना पड़ेगा कौन सा लैंड संथल है, तो ये पहला तो वैसे ही लॉजिकल हो गया, दूसरा लॉजिकल आंसर इज गोइंग टू बी सी। आंसर क्या है इसका, सी इज द आंसर। तो ट्राई टू अप्लाई लॉजिक्स, थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन को एक्स्ट्रापोलेट करें, लिंक करने की कोशिश करें, दैट इज द अप्रोच टू क्लियर प्रीलिम्स एग्जाम। Believe me or not, you will not have the knowledge in all the questions. You will have knowledge in silos, but to link that knowledge to reach to answer is the creativity, is the mindset, is the pattern algorithm
that you have to develop. There is no other way at all. Now let's see the question, next question, that is question number 52. क्वेश्चन है 52. अब मुझे इसमें बताएं, इकोनॉमिकली one of the results of the British rule in India. एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेटिंग. हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50. ये हो गया हमारा 50, तो ऊपर जा रहे हैं. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. 52. Economically, one of the results of the British rule in India in 19th century was the. Economically, one of the results of the British rule in 19th century. 19th century मतलब ये 1800 से लेके ये इसकी बात हो रही है. इससे क्या हुआ था, मतलब 1800 से लेके 1899 तक क्या इकोनॉमिक रिजल्ट हुआ था? हम एक्सप्लॉइट हो रहे थे. इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, इंडिया के एक्सपोर्ट बढ़ गए थे. भाई इस टाइम तक ना ब्रिटिशर में, आप पता है ना कि 1857 का रिवोल्ट हो गया था स्टार्ट. एक्सपोर्ट क्यों बढ़ रहे होंगे? वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई थी ना ब्रिटेन में 1750s में. 1750s में वहां पे क्या आ गई थी? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. तो वहां से यहां आ रहे होंगे, यहां से वहां जा रहे होंगे. इट्स इनकरेक्ट. तभी तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का आइडिया आया था, दादा भाई नौरोजी ने दिया था कि हमारे एक्सपोर्ट्स नहीं वहां जा रहे हैं, हमारे रॉ मटेरियल वहां पे जा रहे हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है. ग्रोथ इन नंबर ऑफ इंडियन ओन्ड कम फैक्ट्रीज, इंडिया में तो कम हुई होंगी ना भाई. ये दोनों स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं? अगर ये बढ़ रही होगी तो एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे होंगे, क्योंकि ये भी नहीं बढ़ रहे हैं और ये भी क्या हो रही हैं? डिस्ट्रॉय हो रही हैं. कमर्शलाइजेशन ऑफ, हाँ तो बिल्कुल एग्रीकल्चर को हमने क्या कर दिया था? कमर्शलाइज कर दिया था. आई थी ना, हमने पढ़ा था पहले, इंडिगो प्लांटेशन स्टार्ट हो गई थी. ठीक है, कमर्शियलाइजेशन हो गई है. तभी रूरल एरिया क्या हो गए थे? उनकी सेल्फ सफिशिएंटी खत्म हो गई थी. रैपिड इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन. भाई इंडिया में जब इंडस्ट्री नहीं आई तो पॉपुलेशन क्यों बढ़ेगी? ये भी कम हुई होगी. भाई डी, बी एंड ए ऑल आर लिंक टू ईच अदर. ए, बी, डी में से अगर मैं कोई भी मार्क करता हूं तो मुझे बाकी भी मार्क करने पड़ेंगे. एक ही अलग है, कौन सा? सी. मतलब आप ये समझें, ए, बी, डी तीनों के हैं, सेम है फिलॉसफी. अगर एक भी इसमें से मार्क किया मैंने, बाकी भी सही होने चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही नहीं है. तो आंसर क्या आ गया? सी. तो अगर तीन सेम फिलॉसफी के हैं, ए, बी और डी, तो आंसर तो एक ही है. ये तो आंसर हो ही नहीं सकते. आंसर के अपने आप क्या आ गया है? सी. तो कई बार एग्जामिनर स्टेटमेंट बनाता है, ऐसी बनाता है, उसे खुद समझ नहीं आती कि जो उसने बनाई है उसमें तीन स्टेटमेंट्स तो क्या है, बिल्कुल ही लिंक कर रही हैं, उसमें आंसर एक है. तो ये तीनों तो आंसर नहीं हो सकते. आंसर क्या बचा? जो हमारा आंसर इज गोइंग टू बी द सी इज द आंसर. इतना तो लगाना पड़ेगा लॉजिक आपको. अगला है 53. 53 number question says, if President of India exercise his power as provided under Article 356, 1 of the Constitution, 356 of the Constitution, क्या होता है 356? President rule in a particular state, then. अब ना भाई मैंने आपको पहले बता रखा है, जब भी पेपर में क्वेश्चंस कर रहे हो तो ट्राई टू डू वन थिंग, एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन को जब पढ़ रहे हो उसमें कीवर्ड्स को सर्कल या अंडरलाइन करते रहें. नेवर डू दैट मिस्टेक कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्वेश्चंस को बस पेन बिना चलाए सॉल्व कर रहे हैं. जब आप पेन यूज करते हैं ना, तो इससे क्या होता है काम, आपका माइंड ज्यादा रहता है एक्टिव. तो ऑलवेज ट्राई टू डू दोस थिंग जो मैं करता रहता हूं. इससे ना कोई भी आपकी सिली मिस्टेक नहीं होगी, पहली बात. सेकेंड थिंग दैट इज योर माइंड विल एक्टिवली वर्क देयर. अगर पेन नहीं चलाएंगे, ऐसे ही आ जाएंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी. उससे क्या होगा, फिर आप पेन आपका यूज नहीं कर रहे, कोई वर्ड मिस हो गया तो बस वो ब्लंडर हो गया है. फिर पहला क्या है कि जब ये करेगा, इसके अंदर पावर यूज करेगा, देन द असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड. भाई ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होती, पहले क्या होती है, असेंबली ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती है. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं. असेंबली डिसॉल्व कब होगी, जब उसको इमरजेंसी को, सॉरी, इस जो इमरजेंसी है जो
प्रेजेंट रूल इसको अप्रूव किया जाए। तो ये हमने पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं होता है। कौन सा केस था, पढ़ते होते हैं, सार्वभौमिक केस में ऐसा बोला गया था कि कोई भी अगर परमानेंट चेंज करना है तो पहले अप्रूव करना पड़ेगा, जस्ट प्रोक्लेम की उसके बेसिस पे डिसॉल्व नहीं होगी, ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होती है, सस्पेंड हो जाती है। डिसॉल्व कब होगी, जब उसको असेंबली, जिसको उसको पहले पार्लियामेंट अप्रूव कर देगा बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी या सिंपल मेजॉरिटी, बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। तो ये पता होना चाहिए कि कौन सी मेजॉरिटी से कौन अप्रूव करता है, तभी आप उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। अगला है, द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड इन द स्टेट। भाई फंडामेंटल राइट्स पे इंपैक्ट पड़ता है प्रेसिडेंट रूल का? बिल्कुल नहीं पड़ता, नेशनल इमरजेंसी का पड़ता है। द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू दैट स्टेट। अब दो ऑप्शन बचे, द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू दैट स्टेट। अब दोनों स्टेटमेंट ये थोड़ी टेक्निकल हैं, ये आप तभी कर पाते अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग होती, अदरवाइज आप बी और डी दोनों में कंफ्यूज हो जाते। अब क्या होता है इसमें कि जो प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज ऑफ टू दैट स्टेट या द पावर ऑफ दिस, तो आंसर क्या इसका कि स्टेट की पावर किसके पास आती है, असेंबली की पावर, पार्लियामेंट के पास, नॉट विद द प्रेसिडेंट। सो आंसर इज गोइंग टू बी बी। पार्लियामेंट आगे पावर प्रेसिडेंट को दे सकता है, पर संविधान में क्या लिखा है कि जब ऐसा होगा तो स्टेट का काम कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगा। दिस इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और पार्लियामेंट आगे प्रेसिडेंट को दे दे वो उसकी मर्जी, पर कहां लिखा है संविधान में, बी वाला ऑप्शन लिखा है। तो आंसर इज 53 का आंसर इज बी। 54 ये बड़ा है, आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट एंड कल्चर में क्राफ्ट बड़े पूछे जाते हैं, यहां पे भी पूछ लिए थे, उसके बाद बहुत कम पूछे गए हैं। तो 54 का आंसर इज ये है, पुट्टू कुत्ती शॉल्स, सुजनी एम्ब्रॉयडरी, उपादा जमदानी साड़ीज। अब ये आपको पता होनी चाहिए। अब एटलीस्ट ये इनको तो तीनों को याद करके थोड़े बहुत और देख लें ताकि पेपर में आए तो कर पाए। तो पहला तो सही है, कौन सा, पुत्तू कुल्ली shawls is in from the state heritage of Tamil Nadu, and as far as other two are concerned, Sujani embroidery is from Bihar, Upada Jamdani is from Andhra Pradesh. These all three are asked because these all three are GI tags from these states. तो इसलिए पूछे हैं तो आप स्टेट्स के GI टैग्स पढ़ लें। तो पहला तो सही है तमिलनाडु, दिस इज फ्रॉम बिहार, so incorrect, this is incorrect because this is from Andhra Pradesh. So answer is only one. Knowledge based question, there is no other way to get it right. Knowledge based question, बड़ा को पता लगा GI टैग में पूछ सकते हैं हैंडीक्राफ्ट्स को, सारे नहीं पूछते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भाई कहां पे तुम GPS टेक्नोलॉजी यूज, मुझे एक चीज बता दो बस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कैन GPS टेक्नोलॉजी बी यूज्ड। अब मुझे इसका आंसर बता के कमेंट में बताओ क्या मार्क करोगे और क्यों करोगे और कितने कॉन्फिडेंस से करोगे, ये भी बताओ कि जो 55 का आंसर है क्या मार्क करोगे, कितने कॉन्फिडेंस से करोगे। आपको पहले ही बताया मैंने, यहां वर्ड क्या लिखा है कि दिस टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड। भाई तुम GPS यूज करते हो मोबाइल फोन ऑपरेशंस में, हाँ लोकेशन के लिए, बैंकिंग ऑपरेशन में जाते हैं ना ऐप में, वो भी बता देते हैं बैंकिंग ऑपरेशंस में, अगर आपको देखना है कि मेरा बैंक कौन सी लोकेशन में, वहां पे GPS यूज हो सकता है। अब लॉजिक लगाओ, अगर लिखा ना वर्ड कैन मतलब अगर आपने एक भी केस ढूंढ लिया लॉजिकल तो वहां कर सकते हो रहा है या नहीं ये नहीं पूछा है, क्या तुम कर सकते हो कि नहीं ये पूछा है बस। मोबाइल फोन में आप GPS यूज करते हो जाने के लिए, बिल्कुल सही। बैंकिंग ऑपरेशन में आपको GPS यूज करना है बिकॉज आपको बैंक की लोकेशन ढूंढनी है, पॉसिबल है, बिल्कुल है। कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड्स ऑन द बेसिस ऑफ GPS, क्यों नहीं कर सकते हो आप भाई। अगर आपको पावर ग्रिड्स की लोकेशन पता है और आपको कंट्रोल करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी पावर ग्रिड को बंद करना है बिकॉज उस एरिया में फ्लड्स आए हैं या उस एरिया में क्या आ रही है, विंड्स आ रही हैं, तो क्या GPS के बेसिस पे आप ये काम नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हो। आंसर इज ऑल थ्री। कहाँ नहीं कर सकते हो आप, हर जगह GPS का यूज है, क्योंकि GPS क्या बताती है आपको, लोकेशन। और क्या इनके काम में लोकेशन का इंपॉर्टेंस नहीं है तो काम खत्म, आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो रहा है नहीं हो रहा वो हमें क्या लेना देना। क्या पूछा, कैन बी यूज्ड, ये सुन रहे, दिस टेक्नोलॉजी इज प्रेजेंटली यूज्ड, नहीं कैन बी यूज्ड।
अगर होता इज प्रेजेंटली यूज, उस पे क्वेश्चन मार्क आया था कि भाई क्या हम कर रहे हैं कि नहीं। वो हो गया फैक्चुअल, क्या कर सकते हैं, कर भी रहे होंगे, आगे भी कर सकते हैं, 10 साल बाद कर सकते हैं, तो क्या है, सही है। तो वो जब कैन आ जाए तो उसमें आंसर क्या होता है, सारे ही होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 56। द रिजर्व बैंक, इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजेस एंड सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी बट नॉट स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बट नॉट स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ऐसा है कि भाई वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी की बात करता है पर स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी की बात नहीं करता है, ऐसा है। आंसर इज, मुझे एक चीज बताओ, आरबीआई इज अ बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मींस दोनों गवर्नमेंट होती हैं, सेंटर और स्टेट। स्टेट अपनी स्टेट की सिक्योरिटीज होती हैं, ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं। दिस बट नॉट दिस, दिस बट नॉट दिस बोला हुआ है ना, ये ऐसा आए तो ये क्या हो जाता है, मतलब आपको ये जब ऐसा आया आपका दिमाग थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए। फिर मैं लॉजिक से देखूंगा गवर्नमेंट की सिक्योरिटी ये करेगा तो स्टेट गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट ही है। हम क्या पढ़ते होते हैं कि आरबीआई इज अ बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। Treasury bills are issued by the government of India and there are no treasury bills issued by the state government. True, because सेंट्रल गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी भी करती है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी करती है, पर स्टेट गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म वाली नहीं करती, लॉन्ग टर्म करती है, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। तो ये दिस इज करेक्ट, इट इज नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। ट्रेजरी बिल्स ऑफ आर इशूड एट अ डिस्काउंट प्राइस, ये ऐसे ही होता है, ये डिस्काउंटेड होते हैं कि आपका 100 रुपए का बॉन्ड है, आपको 90 रुपए का दिया जाता है, वही 8% आपका इंटरेस्ट होता है। दिस इज करेक्ट। पहला करेक्ट नहीं है लॉजिकली, तो थर्ड तो वैसे ही करेक्ट हो गया है और सेकंड करेक्ट है, आंसर इज सी। इट्स अ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, पर एटलीस्ट आप पहला तो निकाल देते, बचता क्या 2 3 या 3 2 आपको पता होना चाहिए था नॉलेज के बेसिस पे, एंड दिस स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 57। द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, Earth's magnetic field has reversed every few 100,000 years। पता नहीं तो फ्यू लिखा है 100,000, क्या मतलब है इसका, मतलब कहना चाह रहे हैं अपने इमोशन इसमें क्या दिख रहे हैं एग्जामिनर के कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहता है आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऑफ कोर्स हमें तो पता ही है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता आ रहा है, शिफ्ट होता रहता है, इतना तो पढ़ते हैं सिंपल, बिल्कुल सही। When Earth was created more than 400 million years ago, there was 54% oxygen and no carbon dioxide। बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी जब अर्थ बनी। ओके, ऑक्सीजन थी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। और भाई जब धरती बनी तो पहले पेड़ थे या पहले जे इंसान आए थे, इंसान पेड़ थे, तो पेड़ थे तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वही तो वो ले रहे होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन निकाल रहे होंगे, फिर ह्यूमंस आए। उल्टा बोल सकते हो आप कि उस टाइम पे नो ऑक्सीजन ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, तो मैं मानूं। तो भाई पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ हैं तो अपने आप क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है तभी तो पेड़ हैं, फोटोसिंथेसिस हो रही होगी, तो ये तो इलॉजिकल होगी। सेकंड काटा तो क्या बचा 1 या 1 एंड 3, 1 तो करेक्ट है, हो ही गया अपने आप ही, सेकंड गलत है। अब थर्ड देखते हैं, व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड दे मॉडिफाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर। भाई जब कोई भी बंदा आएगा तो अर्थ को एटमॉस्फेयर करेगा, मॉडिफाई करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि जब वो आएगा तो अपना प्रोसेस को करेगा, अर्थ एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा। आंसर इज सी, बिल्कुल सही है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है ना, ये तो हम पढ़ते रहते हैं, फ्यू 100,000 ईयर, मतलब बहुत टाइम बाद ये चेंज होता रहता है, हमें पता है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड शिफ्ट हो रहा है। और दूसरा, जब अर्थ आई थी तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड होगी चाहे ऑक्सीजन ना हो, नो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ये हम उसको प्रूव ही नहीं कर रहा है कि पहले पेड़ पौधे आए। और दूसरा, कोई भी जब लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे तो अलग अलग गैसेस निकाल लेंगे, एटमॉस्फेयर को चेंज करेंगे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, काम खत्म। दैट इज 2 एंड 3, बिकॉज नई जब भी कोई नई स्पीशी आएगी वो अपने एनवायरमेंट को चेंज करेगी, एनवायरमेंट इंक्लूड्स एटमॉस्फेयर ऑल्सो, तो मॉडिफाई तो होता ही होता है। 57 का आंसर इज सी। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 58। द टर्म्स वानाक्राई, पेटिया एंड इटर्नल ब्लू समटाइम्स इन न्यूज, या पढ़ते होते हैं, दीज वर द बेसिकली साइबर अटैक्स, नथिंग एल्स। ये उस टाइम न्यूज में थे, तो अब तो नहीं, आप तो आते होंगे ये, तो जो उस टाइम पढ़ रहा था बड़े कॉमन रहते थे कि वानाक्राई, पेटिया एंड इटर्नल ब्लू आर द साइबर अटैक्स, जो आप उस टाइम पढ़ते हैं। 59, ये नॉलेज उस टाइम पे न्यूज में है। कई क्वेश्चन बिल्कुल ही क्या होते हैं, करंट होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, पर कई होते हैं प्योर नॉलेज बेस होते हैं। अब आता है, विद रेफरेंस टू द सर्कमस्टांसेस इन इंडिया, with reference to the circumstances in India, in Indian agriculture, the concept of
conservation agriculture, the concept of conservation agriculture assumes significance. Which of the following will fall under the conservation agriculture? With respect to Indian agriculture पूछा है, ये नहीं पूछा है what falls under conservation agriculture. With reference to the circumstances in Indian agriculture, the concept of conservation agriculture assumes significance. पूछा है what falls under conservation agriculture. ये देखना है आपको, what falls under conservation agriculture. अब देखें इसको. कंजर्वेशन मतलब जहां पे तुम चीजें एनवायरमेंट फ्रेंडली बात, सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं आप. अवॉइडिंग द मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस, अवॉइडिंग द मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस. ऑफ कोर्स अगर मोनोकल्चर नहीं करोगे, डिफरेंट क्रॉप्स उगाओगे, तो हम तो बात करते होते हैं ना कि पंजाब हरियाणा में कुछ ही क्रॉप्स उगाई जाती है, हमें क्या करना है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना है. क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इज अ पॉजिटिव थिंग. इट मींस अगर ये पॉजिटिव चीज है तो ये भी पॉजिटिव है, तो हमने पॉजिटिव, ये क्या है, अवॉइडिंग द मोनोकल्चर क्या है, पॉजिटिव चीज है. अवॉइड करना क्या है, पॉजिटिव चीज है, ये भी पॉजिटिव चीज है. तो दो ये आंसर हो गया है. मिनिमम टिलेज करते हो तो क्या होता है, नेगेटिव है. जीरो टिलेज पॉजिटिव कंसेप्ट है, मिनिमम टिलेज क्या है, पॉजिटिव कंसेप्ट है. ये हो गया है. तो आपने देखा कंजर्वेशन एग्रीकल्चर इज अ पॉजिटिव आइडिया. आई विल मार्क दोज आइडियाज विच आर पॉजिटिव. दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव आइडिया, दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव आइडिया. अगला, अवॉइडिंग द कल्टिवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स. पता नहीं क्या देख रहे हैं, आगे देखते हैं. यूजिंग क्रॉप रेजिड्यूज. हाँ, अगर क्रॉप रेजिड्यू को तुम सॉइल सरफेस को कवर कर रहे हो तो सॉइल क्या होगी, वेस्ट नहीं होगी. दिस इज अ पॉजिटिव आइडिया. 1, 2, 4. अडॉप्टिंग स्पेशियल एंड टेम्पोरल क्रॉप सीक्वेंसिंग, क्रॉप रोटेशन, अच्छी बात है, पॉजिटिव. तो 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5 आंसर ही नहीं है हमारा. अभी तो हमें 3 देखा भी नहीं है. अवॉइडिंग द कल्टिवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स. भाई प्लांटेशन क्रॉप्स को अवॉइड करना है, हमें नहीं पता है, ये हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई प्लांटेशन क्रॉप्स को अवॉइड करेंगे तो हमारा वो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर कैसे होगा. जैसे टी क्या है, प्लांटेशन क्रॉप है. कॉफी क्या है, प्लांटेशन क्रॉप है. अगर इसको नहीं अवॉइड करेंगे तो अच्छी बात है. क्यों भाई, टी और कॉफी प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, उनको अवॉइड करने से कंजर्वेशन एग्रीकल्चर कैसे होगा हमें नहीं पता है. पर 1, 2, 4, 5 तो आंसर है. 1, 2, 4, 5 है ही नहीं है. 1, 2, 4 है ही नहीं है. तो आपको ये पक्का पता है, 2 तो पक्का आंसर है. भाई आपने देखा 1, 2, 4, 5. अब नहीं है आंसर तो क्या करें, हम और जाते हैं डीप में कि 2 तो मेरे पक्का पड़ा हुआ है, पेपर में आया हुआ पीवाईक्यू में. क्रॉप रेजिड्यू को यूज करना, ये भी बहुत पॉजिटिव बात है, ये भी हमें पता है. क्रॉप रोटेशंस की बात है, बिल्कुल सही बात है. तो 2, 4, 5 तो है, नहीं तो एटलीस्ट पक्का, ये तो पक्का है 2 और 4. 2, 4 कहां पे है, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है. तो क्या बचा, 2, 3, 4, 5 या 2, 4, 5. 2, 3, 4, 5 या 2, 4, 5. अब 5 क्या है, क्रॉप रोटेशंस. क्रॉप रोटेशंस ये भी सही है, तो 2, 4, 5 है. अब 3 है कि नहीं है, मतलब इन्होंने 1 काट दिया. अवॉइडिंग द मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस, अवॉइडिंग द मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस. अब ये काट दिया इन्होंने 1 तो आंसर ही नहीं है. अब बचा क्या, थर्ड मारना है कि नहीं, 2, 4, 5 या 2, 3, 4, 5. भाई आपने सोचा कि अवॉइडिंग द मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस, सही बात है ना कि जब मोनोकल्चर बंद करोगे तो तुम क्या करोगे. मोनोकल्चर का मतलब क्या है, एक क्रॉप नहीं उगाओगे. एक क्रॉप नहीं उगाओगे क्या, जैसे हमारा है ना कि हम 2 ही क्रॉप्स उगाते हैं, 2 क्रॉप्स, राइस एंड व्हीट, ये साइकिल चल रहा है हमारा. मोनोकल्चर को अगर तुम अवॉइड करोगे तो अच्छी बात है, पर आंसर नहीं है. तो आंसर क्या है, 2, 3, 4, 5. हमारे पास क्या बचा है, 3 को देखना है हमें. अब उसने कैसे गलत किया इसे हमें नहीं पता, पेपर में थोड़ा सोचेंगे बैठ के. हमने लॉजिक लगाया ये सही बन रही है, पर हमें आगे जाके देखा सही नहीं बन रही है. तो आपको क्या करना है कि मेरे को पक्का पता है 2, 4, 5 सही है, थर्ड में देख लेता हूं. तो ये हमें क्या लगता है, अवॉइडिंग द कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स, कि टी कॉफी को हटाने से कैसे कंजर्वेशन एग्रीकल्चर होगा. कोई लिंक बैठ रहा है इसका, कुछ नहीं बैठ रहा है भाई. तो हम इसको नहीं मार्क करेंगे, क्या मार्क करेंगे, सी. आंसर है भी क्या, सी है भी क्या, सी है. तो आपको समझ में आया कि अवॉइडिंग द मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस आंसर नहीं है. आपने घर आके सोचा, बात लगा, पेपर में नहीं सोच पाएंगे. कई बार ऐसा ही होता है पेपर में कि जो आप कई बार मान लेते हैं पक्का सही है, वो नहीं मैच कर रहा नीचे, तो एग्जामिनर ने कुछ और सोचा होगा. अवॉइडिंग द मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस. एक है क्रॉप रोटेशंस, क्रॉप टेम्पोरल, अडॉप्टिंग स्पेशियल एंड टेम्पोरल क्रॉप सीक्वेंसिंग, कि उस एरिया के हिसाब से करें, क्या करें, क्रॉप्स को उगाएं. मतलब पंजाब में आप राइस व्हीट उगा रहे हैं, अब बहुत ज़्यादा डिप्लीशन हो गया है, अब पानी वाली कंजर्वेशन क्रॉप, मतलब
अब वहां पे मिलेट्स उगाएं, ना कि वहां पे राइट व्हीट्स उगाएं। तो और क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर खराब हो जाएगा, बिकॉज और वाटर चाहिए होगा, वाटर और डिप्लीट हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सही था हमारा 5, 2 भी सही था, 4 भी सही था, 2, 4, 5 तो होना ही होना था, तो हमने थर्ड काट दिया, आंसर आ गया। अब क्यों नहीं है ये जाके देखना घर पे कि मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस क्यों अवॉइड करना कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में नहीं आता है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है आप देखेंगे ना, यहां पे क्वेश्चन क्या था, विद रेफरेंस टू द सर्कमस्टांसेस इन इंडिया। इंडिया में मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस की अवॉइडिंग की बात है ही नहीं है, हम एक क्रॉप को बार बार नहीं उगाते हैं, हमारे में क्रॉप्स नई नई आती रहती हैं। एक होता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, मतलब आप क्रॉप, हम हमारे 2 क्रॉप्स हैं, मोनोकल्चर का हमारा आइडिया नहीं है, हमारा वीट राइस का है। यहाँ वर्ड होता है ना अवॉइडिंग द, जो हमारी 2 क्रॉप साइकिल है, अवॉइडिंग द वीट साइकिल, वीट राइस साइकिल, फिर हो जाता है ये मोनोकल्चर। इंडिया के कंटेक्स्ट में नहीं है, तो हमने इंडिया के कंटेक्स्ट में देखा तो ये आंसर नहीं आ रहा है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 60। द टर्म सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन is associated with the which of the following? Sixth mass extinction पहला है widespread monoculture practices in agriculture, दोबारा आ गया, and large scale commercial farming, जिससे केमिकल यूज हो रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ नेटिव इकोसिस्टम। भाई सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन की बात हो रही है, ये एग्रीकल्चर पर हो रहे हैं। फियर्स ऑफ पॉसिबल कोलिजन ऑफ मेटेओराइट विद द अर्थ इन द नियर फ्यूचर, सब खत्म हो जाएगा। लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ जीएम क्रॉप्स, ये सब खत्म हो जाएगा। मैनकाइंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मिसयूज ऑफ नेचुरल सोर्सेज, फ्रेगमेंटेशन ऑफ दिस। अब मुझे एक चीज बताएं, अगर मैंने इसका आंसर डी लगा दिया, इसका 60 का आंसर मैंने डी लगा दिया, डी है सबसे ब्रॉड, डी है ये, सब कुछ आ गया इसमें, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मिस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज। ए बी सी उसके अंदर है, बिकॉज वो स्पेसिफिक है। ए इज स्पेसिफिक टू एग्रीकल्चर, सी इज स्पेसिफिक टू जीएम क्रॉप्स, बी इज स्पेसिफिक टू द आइडिया ऑफ, द बी इज स्पेसिफिक टू द आइडिया ऑफ मेटेओराइट। A, B, C are very specific, D is very broad, and I told you earlier also, अगर 4 स्टेटमेंट हो और एक स्टेटमेंट ब्रॉड हो और 3 स्पेसिफिक हो और वो तीनों ही उस ब्रॉड में कवर की जा सकती हो, तो आंसर क्या आएगा, ब्रॉड वाला, तो आंसर इज डी इज द आंसर। भाई डी स्टेटमेंट इतनी ब्रॉड है, अगर मैंने ए मार्क की तो डी भी सही हो जाएगा, तो डी भी सही हो जाएगा, मैंने बी मार्क की तो मेरा डी भी सही हो जाएगा। फिर डिबेट आ जाएगी कि डी सही क्यों नहीं है, क्योंकि ए इज अ सब पार्ट ऑफ डी। तो एग्जामिनर 3 स्टेटमेंट बनाता है, बड़ी स्पेसिफिक, एक बनाता है ब्रॉड। और बेस्ट क्या होता है, ब्रॉड या स्पेसिफिक, ब्रॉड। हमने ये पैटर्न बहुत बार डिकोड किया है, अगर एक ब्रॉड स्टेटमेंट आए और 3 स्पेसिफिक आए तो आंसर हमेशा ब्रॉड होता है। पहले एग्जामिनर ब्रॉड स्टेटमेंट लिख के आंसर लिख लेता है, फिर स्पेसिफिक स्टेटमेंट लिखता रहता है। क्योंकि स्पेसिफिक इसलिए लिखता है क्योंकि वो सच भी लगे और वो गलत भी होंगी, बिकॉज वो एप्रोप्रिएट नहीं होंगी। एप्रोप्रिएट बेस्ट क्या होगी, जो ब्रॉड होगी। इसलिए टर्म यहां पे क्या लिखा जाता है, ऊपर वर्ड क्या लिखा जाता है, द टर्म सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन इज ऑफन इन न्यूज इज द कंटेक्स्ट ऑफ द डिस्कशन ऑफ दीज थिंग्स। ये बड़ी ब्रॉड टर्म है, तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, एक ब्रॉड आए, 3 स्पेसिफिक आए, आंसर इज गोइंग टू द ब्रॉड। ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 61 with reference to the Indian Regional Navigation Satellite System IRNSS, ये उस टाइम न्यूज में थी। ये पूछ रहे हैं इसमें क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है IRNSS has 3 stationary satellites in geostationary and 4 satellites in geosynchronous orbits, 3 in this and 4 in this। क्या पता ये चेंज किया हो, हमें क्या पता, फैक्चुअल है। IRNSS covers entire India and about 550 square kilometer beyond its border. India will have its own satellite navigation system with full global coverage by this। भाई नाम क्या है, नाम में क्या लिखा है, रीजनल। क्या बोल रहे हैं, ग्लोबल। जो नाम ही रीजनल है फिर ग्लोबल क्यों आएगा, नाम से ही मैच नहीं कर रहा ये तो आपने काट दिया। अब मुझे बताओ कि IRNSS रीजनल है, मतलब इंडिया
और आसपास वाली कंट्री। यहां पे लिखा है 500 स्क्वायर किलोमीटर। अगर इसको मैं स्क्वायर किलोमीटर को मतलब मान लो ये स्क्वायर है, ये 550 स्क्वायर किलोमीटर है, तो अगर मैं इसका रूट लूं तो क्या आ जाएगा, किलोमीटर आ जाएगा ना। एरिया मान लो क्या है, एरिया है ए स्क्वायर, तो साइड कितनी आ जाएगी इसका, अगर स्क्वायर रूट लूं मैं 5000 का ले लो, स्क्वायर रूट कितना आ गया है, 5000 का स्क्वायर रूट कितना है, या 4900 ले लो, कितना आ गया है 70। तो कहना क्या चाह रहा है कि इंडिया के बॉर्डर के 70 किलोमीटर, सिंपल मैं लॉजिक लगा रहा हूं, 5500 स्क्वायर किलोमीटर बोला है। अगर इसको मैं सिंपल कोई एरिया निकालना है, मेरे को सिंपल एरिया निकालना है सर्कल का, मैं सिंपल आर स्क्वायर ले लेता हूं, पाई भी छोड़ दो, इसको मैं स्क्वायर मान लेता हूं या सर्कल मान सकता हूं, कुछ भी मान सकता हूं ना। मान लेता हूं, मैं सिंपल मान लेता हूं आर स्क्वायर बस। आर स्क्वायर के बेस पे कितना आ रहा है, 70-80 अराउंड आ रहा है, ये 70-80 के बीच में 75 आ रहा है। ये कह रहा है कि इंडिया के बॉर्डर के 75 किलोमीटर तक देखेगा ये। भाई बॉर्डर के 75 किलोमीटर में पूरा इंडियन ओशन भी कवर नहीं हो रहा है, तो रीजनल कहां से हुआ। रीजनल का मतलब है इंडिया के बॉर्डर के अराउंड कुछ एरिया कवर कर रहा हुआ, 1000-1500, तभी तो क्या बनेगा, रीजनल बनेगा। 75 में तो हमारे खुद के बॉर्डर एरियाज कवर नहीं हो रहे हैं, हमारे खुद के वाटर्स कवर नहीं हो रहे हैं। तो ये डाटा वैसे ही गलत है लॉजिकली। ये दो डाटाज हैं इसमें, ये डाटा है, ये डाटा है, ये पक्का पता लग गया दोनों में डाटा है, इनमें से एक डाटा तो पक्का गलत होगा, ये वाला या ये वाला। ये मैंने लॉजिक लगाया कि ये तो नहीं होगा, रीजनल है तो कुछ ना कुछ एरिया तो कवर कर रहा होगा, 1000-1500 किलोमीटर। 70 किलोमीटर में तो कुछ होता भी नहीं है भाई, तो रीजनल कहां से हो जाएगा, 70 वाला तो लोकल हो गया है। 70 किलोमीटर तो बहुत कम होते हैं ना, तुम इंडिया के ऐसे टेरिटरी में जाएंगे 70 में तो यहीं पे खत्म हो जाएगा, इतना एरिया कवर करना है ना हमें, तो कोई नंबर ज्यादा होना चाहिए। तो ये गलत हो गया है, तो एक डाटा गलत हो गया है तो ये सही हो गया है। तो हमने दूसरा गलत मारा और पहला सही किया। आंसर है कि कोई तीनों सही नहीं है। तो मैं ये भी मार सकते हो आप कि भाई ये फैक्ट भी गलत है, पर दो फैक्ट हैं, एक फैक्ट गलत है तो एक फैक्ट सही होगा। तो ये देखें पेपर में, अगर दो फैक्ट आ रहे होते हैं तो एक गलत हो तो दूसरा सही हो जाता है, तो मैं आंसर का लगा क्या हूँ, वन ओनली, आंसर इज ए ओनली। आप डी भी लगा सकते हैं बोल के कि दोनों फैक्ट गलत हैं, पर हमने ये नहीं पढ़ा है, आप नहीं लगाओगे ये, हमने पैटर्न क्या पढ़ा है, अगर दो फैक्ट्स हैं और एक फैक्ट गलत है दूसरा सही होता है, उसके चांसेस क्या सही होने के ज्यादा हैं। अगर वो भी गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर हम तो सही मार के आएंगे उसको, क्योंकि हमारा पैटर्न क्या बोल रहा है, इफ देयर आर टू फैक्ट्स वन फैक्ट इज इनकरेक्ट, तो सेकंड जो फैक्ट होगा स्टेटमेंट में वो सही होगा, तो आंसर उसको हम सही मार के आएंगे, आंसर इज ए। इसका है भी आंसर क्या, ए ही है। ये तो पैटर्न, टोटल पैटर्न, यहाँ पे हमने पैटर्न डिस्कस किया पहले बहुत बार, दिस क्वेश्चन वाज आल्सो अ पैटर्न। तो ये पैटर्न है जिसके बेसिस पे आप सही मार्क कर रहे हो, 4 नंबर ले रहे हो। पैटर्न पे विश्वास नहीं करेंगे तो कुछ भी मार्क आ जाएंगे। फिर आप मार्क करेंगे जो आपके माइंड को अच्छा लग रहा होगा। अच्छा नहीं होती हैं चीजें, लॉजिकल होती हैं। जो सुनी होती हैं चीजें वो मार्क करने का मन करता ना आपका, पर वैसी चीजें चलती नहीं है। 62, कंसीडर द फॉलोइंग फिनोमिना। 3 है स्टेटमेंट, लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग, मैटर रैप्स इट्स सराउंडिंग स्पेस टाइम, विच ऑफ द, ये तीनों स्टेटमेंट है, which of the above is or are predictions of the Albert Einstein general theory of relativity often discussed in media। मतलब ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात कर रहे हैं। एक होती है जनरल थ्योरी, एक होती है स्पेशल थ्योरी। जो आप पढ़ रहे हैं, हम फिजिक्स पढ़ते हैं, वो क्या होती है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एक होती है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मतलब जो चीजें हम नहीं पढ़ते हैं, और वही थ्योरी बताती है सारी कहानियां कि लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी और यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, मैटर इज बेसिकली रैप्स इन स्पेस एंड टाइम। मतलब ये थ्योरी उसकी जो है आइंस्टाइन की, जिसने पढ़ी होगी थोड़ी बहुत फिजिक्स, उसने देखा होगा कि स्पेस टाइम की बात कौन करता है, इसी में होती है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, और उसी स्पेस टाइम से आता है यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग। तो अगर आपको ये पता होता, ये बात दो चीजें कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में डिस्कस होता है कि स्पेस टाइम आता है, वैसे इन जनरल हम टाइम को फैक्टर नहीं मानते हैं, हम 3 डायमेंशनल पढ़ते हैं, एक्स वाई जेड। फोर्थ डायमेंशन इज एडेड इन द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दैट इज गिवन बाय आइंस्टाइन, और उसमें स्पेस टाइम आएगा ही आएगा, और उसी से प्रूव होता है कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। दोनों सही हैं 2 और 3। कहां पे हैं 2 और 3, यहाँ पे। आंसर क्या हो गया, डी। 1 तो अपने आप करेक्ट हो गया है। बस इतना पता होता तो काम हो जाता आपका कि क्या फर्क है स्पेशल और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में।
बेसिक पता होना चाहिए। यहाँ पे टाइम की बात होती है, ये सही हुआ है आपका थर्ड। और जब टाइम की बात करते हैं स्पेस टाइम की, उसी के बेसिस पे क्या आता है, यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग। तो इसमें आता है टाइम भी फैक्टर आ जाता है कि टाइम भी एक वेरिएबल है। तो डी इज द आंसर। थोड़ा सा नॉलेज बेस है, जिसको साइंस बिल्कुल नहीं आती है छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं थी, पर अगर जिसको साइंस आती है वो इसके बेसिस पे कर सकता था। जीएम मस्टर्ड with reference to genetically modified mustard developed in India, consider the following statements. GM mustard has genes of a soil bacterium that give the plant the property of pest resistance in a pest. भाई आपको पता होना चाहिए, जीएम कॉटन है ना, बीटी कॉटन, जीएम कॉटन या बीटी कॉटन, उसमें है पेस्ट वाला काम। भाई जीएम मस्टर्ड में ना वो है कि जो एक होती है कि जो मस्टर्ड होते हैं वो क्या करते हैं, उनका उनमें फर्टिलाइजेशन होती है, तो क्रॉस ब्रीडिंग नहीं होती है। दो मस्टर्ड के प्लांट्स हैं, वो सेल्फ कर रहे होते हैं। मस्टर्ड में क्या होता है, दोनों होते हैं, मेल और फीमेल। तो उसको रोकने के लिए, क्रॉस करवाने के लिए काम है। मतलब यहाँ पेस्ट का काम ही नहीं है, यहाँ ब्रीडिंग की बात हो रही है, फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है। इतना पता होता आपको तो पेस्ट वाला ऑप्शन क्या है, गलत। GM mustard has a genes that allow the plant cross pollination and hybridization. क्रॉस पॉलिनाइजेशन की बात हो रही है, आपको पता है ना। मतलब आपके जीएम मस्टर्ड में पेस्ट की बात हो ही नहीं रही है, पेस्ट की बात नहीं हो रही है, तो आपका ये गलत हो गया। आपको पता है ये हो रही है, तो आंसर क्या होगा, टू तो है ही। थर्ड देखते हैं, जीएम मस्टर्ड हैज बीन डेवलप्ड बाय IARI एंड पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। दो नाम हैं, दोनों फैक्ट्स हैं, दो नाम होते हैं तो पक्का क्या होते हैं, गलत होते हैं। तो आंसर क्या है इसका, बी। तो आपको इतना पता है बस कि जीएम मस्टर्ड में आपको पता ही नहीं है भाई कि कैसे जाके कौन कौन से जीन चेंज करने हैं। आपको इतना पता है कि जीएम मस्टर्ड में हाइब्रिडाइजेशन होती है, उसकी जो एफिशिएंसी बढ़ानी होती है वो होती है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होती है वो होती है। पेस्ट का कोई लेना देना नहीं है। पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा दो फैक्ट्स हैं, दो ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों में से एक भी गलत की जा सकती है। आंसर इज इनकरेक्ट। आंसर क्या है, बी है। इसका आंसर भी क्या है, बी है। जब भी कभी दो स्टेटमेंट आए तो उसके गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप क्या मार्क करोगे, आंसर इज बी। इसका आंसर है भी क्या, बी। 64 टर्म्स और कंटेक्स्ट पूछा है कि टर्म्स दी हुई हैं, उस टाइम न्यूज में थी, अब तो आप नहीं पढ़ते हैं, पर आपको पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो इसका क्या है भाई, आपने आज भी पढ़ते होंगे, क्रिस्पर कैस इज बेसिकली यूज्ड फॉर अ जीन एडिटिंग। इसके लिए नहीं है, ये आज भी न्यूज में है। तो ये क्या होगी, गलत होगी। थर्ड गलत, आंसर वैसे ही आ गया क्या, बी। ब्लॉकचेन आप पढ़ते हैं, किसमें होती है, क्रिप्टोकरेंसी में यूज होती है। बेले एक्सपेरिमेंट इज नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बेले एक्सपेरिमेंट जो होता है, इट इज रिलेटेड टू समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं एक बार न्यूज में, दैट बेले एक्सपेरिमेंट इज एसोसिएटेड विद। बताएं कमेंट सेक्शन में, हमने कौन सी चीज पढ़ी हुई है जिसमें आया था इवॉल्व्ड लिसा। इवॉल्व्ड लिसा, इवॉल्व्ड लिसा आया था। जिसमें ग्रेविटेशनल वेव्स को समझा जा रहा था, आया समझ में, उसमें पढ़ा था हमने इवॉल्व्ड लिसा, जो स्पेस में था। एंड दिस इज बेसिकली जो हमारा जो बेले टू एक्सपेरिमेंट है, बेसिकली जो हमारा स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स है ना, जिसमें पढ़ते हैं म्यूऑन्स, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रिनोज, उसको समझने के लिए एक्सपेरिमेंट है। मतलब पार्टिकल्स हैं बड़े ही मतलब माइन्यूट लेवल पे, उनको समझते हैं हम सारे, कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, उसके भी नीचे जाके न्यूट्रिनोज, वो सारी चीजें यहाँ पे हम समझते हैं। इट इज नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आंसर इज वैसे ही आ गया था हमारा आंसर, इसको गलत करते हमारा क्या आ गया था आंसर, अगर एक भी पता होता। और ये आप बड़ा कॉमनली पढ़ते हैं, जीन एडिटिंग टूल है ये, बड़ा फेमस, हर जगह आता है ये। नेक्स्ट इज 65। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 65। कार्बन फर्टिलाइजेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब कार्बन फर्टिलाइजेशन। आप खुद बता देंगे इसका आंसर, खुद ही बता देंगे, हमने इतनी बार कर लिए हैं ऐसे क्वेश्चन, आप खुद ही बता देंगे। मैं आपको बताता हूं इसका आंसर, देखो कैसे निकालेंगे।
पहला है इंक्रीज्ड प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। अब भाई क्या होती है फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन मींस हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं और एक वर्ड है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मींस प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन। कार्बन के कारण प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। किसकी बढ़ती है कार्बन के कारण प्रोडक्शन? प्लांट की ग्रोथ बढ़ रही है ड्यू टू मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर इज अबाउट फर्टिलाइजेशन? नो, फर्टिलाइजेशन सिंपली मींस प्लांट की ग्रोथ बढ़ना। फर्टिलाइजेशन सिंपली मींस प्रोडक्शन। इंक्रीज एसिडिटी ऑफ ओशंस एज अ रिजल्ट ऑफ, एसिडिटी नहीं, फर्टिलाइजेशन वर्ड इज एसोसिएटेड विद, हम बोले फर्टिलाइजेशन हो रही है, एग और स्पर्म मिल रहे हैं, या प्लांट क्या है, फर्टिलाइजेशन हो रही है उनमें। अब फर्टिलाइजेशन वर्ड किससे एसोसिएटेड है? प्रोडक्शन से। अडेप्टेशन ऑफ ऑल बीइंग्स ऑन अर्थ टू द क्लाइमेट चेंज ब्रॉट अबाउट बाय इंक्रीज इन कार्बन कंसंट्रेशन। इन तीनों में क्या हो रहा है? एक में कह रहे हैं कि तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक में कह रहे हैं ओशन में एसिडिफिकेशन बढ़ रही है, इसमें कह रहे हैं लिविंग बीइंग्स की एडेप्टेशन बढ़ रही है। भाई कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ गई एटमॉस्फेयर में, इंसान अडेप्ट कर गया। एडेप्शन से अडेप्टेशन ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन अर्थ ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। भाई अडेप्टेशन करना फर्टिलाइजेशन से कैसे लिंक है? फर्टिलाइजेशन वर्ड जो है वो किससे लिंक हो रहा है? ग्रोथ से। अब वो वर्ड कहां पे है? वर्ड एसोसिएशन करेंगे तो फर्टिलाइजेशन वर्ड ना तो इन दोनों से लिंक बैठ रहा है, ना इससे लिंक बैठ रहा है। किससे लिंक बैठ रहा है डायरेक्टली? इससे, पहले से। तो वर्ड फर्टिलाइजेशन से समझ में आया कि कार्बन होने से कैसे प्लांट की ग्रोथ बढ़ेगी, बिकॉज प्लांट्स को क्या चाहिए होता है? CO2 फॉर द ग्रोथ, और CO2 बढ़ेगी तो ज्यादा CO2 जाएगी, प्लांट ज्यादा ग्रो करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज कार्बन फर्टिलाइजेशन। आंसर इज गोइंग टू बी ए। वर्ड एसोसिएशन से किया आपने ये क्वेश्चन। नाउ लेट्स द क्वेश्चन नंबर 66 कि भाई अब मुझे एक चीज बताएं, व्हेन द अलार्म ऑफ योर, इतना बड़ा है, बिल्कुल आसान होगा। When the alarm of your smartphone rings in the morning, you wake up and tap to stop the alarm, which causes your geyser to be, मतलब आपने जाके अलार्म बंद किया, अलार्म से गीजर स्टार्ट हो गया, गीजर से स्मार्ट मिरर था जिससे बाथरूम शोज डे का वेदर क्या है, उसके हिसाब से आपने ओवरहेड टैंक का कितना लेवल है, फिर आपने उसके हिसाब से यू टेक सम ग्रोसरीज फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर फॉर मेकिंग ब्रेकफास्ट, रिकॉग्नाइजिंग द शॉर्टेज ऑफ स्टॉक इन इट, प्लेसेस एन ऑर्डर। अपने आप हो रहा है सारा काम। क्या शो कर रहा है ये? जैसे आप चलाते हैं ना कि आपने कुछ बोला और आपका जो वो होता है, आपने कुछ बोला तो उससे क्या हुई? लाइटें ऑन हो गई, लाइटें ऑन हुई तो लाइटें ऑन हुई डिपेंडिंग अपॉन द बाहर का एटमॉस्फेयर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहा है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। मतलब यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें हो रही हैं। तो ये यहाँ पे क्या है? बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इट इज नथिंग बट डिफरेंट थिंग्स आर लिंक्ड, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आपके घर में आपका जो फ्रिज है, आपका जो व्हीकल है, जो आपका वाटर का टेम्परेचर है इन योर वॉशरूम, ये सारी चीजें लिंक हो रही हैं। कैसे हो रही हैं? बिकॉज ऑफ इंटरनेट। दिस इज कॉल्ड एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। साफ है इसमें, और क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल लो या क्या बोल लो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सारी चीजें आपस में क्या है? लिंक्ड हैं। आपका ट्रैफिक है, उससे पता लग गया कितना कंजेशन है, फिर आपने अलग रूट ले लिया। सारी चीजें कौन बताता है? इंटरनेट इज बिंग यूज्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बड़ा सिंपल था। इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी, आपको समझ में तो आ ही गया था पढ़ के कि भाई चीजों को लिंक किया जा रहा है। इट इज नथिंग बट अ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 67। अब 67 नंबर क्वेश्चन देखें। With reference to solar power production in India, consider the following statement. India is the third largest in the world in the manufacture of silicon wafers used in photovoltaic units. भाई मुझे एक चीज बताओ, फोटोवोल्टिक यूनिट्स में सिलिकॉन वेफर्स यूज हो रहे हैं।
अब भाई ये वेफर जो यूज होते हैं सिलिकॉन के, क्या इंडिया इसका खुद प्रोडक्शन करता है? अब भाई अगर इंडिया इसका खुद करता होता तो हम बोलते नहीं है हम सब कुछ चाइना से कर रहे हैं इसको लेके, तभी तो हमारा ये महंगा पड़ता है। खुद कहाँ से बना रहे होंगे, थर्ड लार्जेस्ट कैसे हो जाएंगे हम तो है ही नहीं, हमारा नंबर तो इसमें कुछ भी। द सोलर पावर टैरिफ्स आर डिटरमाइंड बाय सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। भाई सोलर पावर टैरिफ्स आर डिसाइडेड बाय सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पहला गलत है। अब सोलर पावर टैरिफ्स, भाई पावर टैरिफ्स कौन डिसाइड करता है? वैसे इन जनरल इलेक्ट्रिसिटी वाले, क्या कोई बॉडी डिसाइड करती है? नहीं, अपने आप डिसाइड होते हैं मार्केट रेस। तो ये भी तो क्या होंगे, मार्केट पे होंगे। आंसर क्या है? डी। भाई इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस कोई डिसाइड थोड़ा ना करता है, वो तो प्राइसेस तो मार्केट रेट पे डिसाइड होते हैं। हर अपनी कंपनी का अपने बेसिस पे बोलेगी कि मेरे को इतने पे बेचना है। द स्टेपल कमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल इन द, क्या क्या लेके जाते थे भाई? आप मुझे बताएं क्या क्या वो एक्सपोर्ट करते थे। स्टेपल कमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल से क्या क्या चीजें जाती होंगी? बंगाल से आज क्या जाता है वैसे मुझे बताओ? इंडिया से भाई ओपीएम जाता होगा या इंडिया से, या वो लेके आते होंगे बाहर से? स्पाइसेस होगा ना यहाँ पे वर्ड, ओपीएम आ गया यहाँ पे। टी बिल्कुल। इंडिया से गोल्ड जाता था, गोल्ड सिल्वर। तो 68 का आंसर क्या लगाएंगे आप मुझे बताएं? ओपीएम इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता था, ओपीएम इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता था बंगाल से मिड ऑफ 18 मतलब 1750s में। भाई हमें ये पता है इंडिया से रॉ मटेरियल जाते थे, बाहर से क्या आता था इंडिया में? गोल्ड आता था। कब कब की बात हो रही है? 1750s में इंडिया से रॉ मटेरियल जाते थे, बाहर से क्या आता था? गोल्ड आता था। गोल्ड इंडिया से क्यों लेके जाएंगे? रॉ कॉटन, ऑयल सीड्स, ओपीएम, कॉटन सिल्क, सॉल्टपीटर एंड ओपीएम, शुगर सॉल्ट जिंक लेड। अब मुझे एक चीज बताएं बस, कि ये चारों ऑप्शंस हैं, ये इतने कंफ्यूजिंग हो गए हैं कि हम पेपर में जब बंदा कर रहा होगा ये क्वेश्चन, तो यहां ओपीएम है, यहां पे भी ओपीएम है, यहां कॉटन है, यहां पे भी कॉटन है, यहां क्या है? सिल्क है, सिल्क है, तो यहां पे सिल्क और कहीं नहीं है। भाई हमें ये तो पता ना इंडिया इज नोन फॉर व्हाट? सिल्क एंड कॉटन। ये तो मानते हैं इंडिया से कॉटन जाती थी और सिल्क जाता था, ये तो मानते हैं। इंडिया में हम आज भी क्या कर रहे हैं? ऑयल सीड्स को क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। आज भी हम इंडिया में ऑयल सीड इंपोर्ट करते हैं, पीवाईक्यू में लिखा हुआ था। तो उस टाइम तो हम क्यों कर रहे होंगे एक्सपोर्ट? सिल्क और कॉटन आपको बड़ा कॉमन पता है, ये आपने कभी नहीं भूला है। गोल्ड सिल्वर थोड़ा लेके जाते थे, स्पाइसेस लेके जाते थे, गोल्ड सिल्वर थोड़ा लेके जाते थे। अब क्या बचा? सिल्क कॉटन, मतलब बचा बी और डी। शुगर सॉल्ट जिंक लेड कॉटन सिल्क, मोस्ट कॉमन कौन सी थी भाई? कॉटन सिल्क होगी या शुगर होगी? ऑफ कोर्स कॉटन सिल्क। और ये आपको नहीं पता है सॉल्ट पीटर, और साथ में क्या जा रहा था? ओपीएम। आंसर इज डी। तो आपको ये पता लगा कि भाई मैं पहले मार्क कर दूंगा, ऑयल सीड को निकाल दूंगा, मैं ऑयल सीड वाले ऑप्शन को निकाल दूंगा एक एक करके, फिर मैं गोल्ड सिल्वर को निकाल दूंगा, फिर बचा क्या? ये और ये। इनमें से कौन सा ज्यादा कॉमन है? कॉटन और सिल्क। क्या मार्क कर दूंगा? डी। इसका आंसर है भी क्या? डी इज द आंसर। 68 का आंसर इज डी। ऐसे भाई जब आप एक बार पढ़ेंगे ना कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर एक बार पढ़ने में दूसरी बार पढ़ना पड़ेगा। कई क्वेश्चन में एक बार पढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग सी बिल्ट होती है, कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर दोबारा पढ़ेंगे, फिर माइंड और काम करेगा, थर्ड बार पढ़ेंगे और काम करेगा। ऐसे क्वेश्चन को थर्ड रीडिंग पे कर लें तो बढ़िया रहता है। फर्स्ट रीडिंग पे करेंगे तो कंफ्यूज ही होंगे, बिकॉज चीजें बड़ी आपस में क्या है? इंटरलिंक्ड हैं। पर हिम्मत ना हारें लास्ट तक, क्योंकि आप देखेंगे ना एक बार पढ़ने के बाद लॉजिक्स, जब आप क्या होता है पेपर में, जब आप स्टेटमेंट के जाते हैं ना, गो थ्रू करते हैं, माइंड इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना स्टार्ट कर देता है पीछे से। आपने इसको किया और अगला क्वेश्चन पे स्टार्ट कर दिया, इसको किया एक बार, किया मतलब इन द सेंस अटेम्प्ट करने की कोशिश की और आपने छोड़ दिया, क्वेश्चन मार्क लगा के अगले क्वेश्चन पे चले गए, और ये सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में घूमनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको कहीं ना कहीं से आएगा कि इंडिया में हाँ भाई सिल्क के लिए जाना जाता था इंडिया, तो पीछे से रिकॉल कर रहा है माइंड, अगली बार आओगे तो और अच्छा लॉजिक देख पाओगे।
तो कई क्वेश्चन आपको दोबारा विजिट करने पड़ते हैं पेपर में, तभी बोलते हैं कि फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। आजकल ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ लेंथी पेपर, तो 2 ही रीडिंग पॉसिबल है। ये अपना देखे कि मैं 2 रीडिंग में कौन से क्वेश्चन को सेकंड रीडिंग में सॉल्व करूंगा, कौन से को फर्स्ट में करूंगा। चंपारण सत्याग्रह, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह। क्या हुआ था चंपारण सत्याग्रह में? हम बार बार पढ़ते होते हैं, एक्टिव ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन ऑफ लॉयर्स। भाई चंपारण सत्याग्रह में लॉयर कहां से आगे? ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन लोकलाइज था यार, ये चंपारण लोकलाइज था, ऑल इंडिया का तो था ही नहीं है। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा क्या थे? लोकलाइज थे। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ दलित ट्राइबल्स, दलित कहां से आए थे? आपको पता है कि चंपारण वाज एसोसिएटेड विद व्हाट? पीजेंट से एसोसिएटेड था। ज्वाइनिंग ऑफ पीजेंट अनरेस्ट टू इंडियाज नेशनल मूवमेंट, बिल्कुल सही। ड्रास्टिक डिक्रीज इन कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स, ये थोड़ा ना है। तो इसका आंसर क्या है? सी। ये पीजेंट्स के कॉज को लेके गांधी जी वहां गए थे, तो पीजेंट्स भी कहां इन्वॉल्व हो गए थे? नेशनल मूवमेंट में इन्वॉल्व हो गए थे। तो गांधी जी ने लोकल इश्यूज को उठाया, तभी गांधी जी की मूवमेंट में सारे लोग आए थे। अब हिंदू मजदूर सभा, हिंद मजदूर सभा को किस किसने बनाया था? हिंद मजदूर सभा को। मतलब आपको ये समझ में आ गया ना, ये लास्ट क्वेश्चन सिंपल सा। ये पहला गलत है बिकॉज ऑल इंडिया नहीं था, दलित का इसमें कुछ है ही नहीं है, पीजेंट्स का केस था ये। अगर आपको चंपारण के बारे में थोड़ा बहुत भी पता हो कि चंपारण में क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह में, अहमदाबाद में क्या हुआ था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी, खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, तो सब आपको पता होना चाहिए चंपारण में कैसे पीजेंट्स पे ज्यादा टैक्स लगाए जा रहे थे, तो पीजेंट्स को इन्वॉल्व किया था, सिंपल सा। अब मुझे ये बताओ, हिंद मजदूर सभा, हिंद मजदूर सभा को किस किसने एस्टैब्लिश किया? अब मैं करके दिखाऊंगा आपको मैं कि भाई कैसे करना है। आपको नहीं पता है, कभी नहीं पढ़ी होती आपने हिंद मजदूर सभा, आपने कभी नहीं पढ़ी है हिंद मजदूर सभा, पर फिर भी ये क्वेश्चन होगा। कैसे देखते हैं। जैसे ये है, अब दिख रहा है सभी को ये? अब देखें इसको। भाई मुझे बताएं, हिंद मजदूर सभा किससे एसोसिएटेड है? नॉर्थ से, साउथ से, किससे एसोसिएटेड है? जैसे मैंने आपको देखा, या वर्ड क्या है? हिंद मजदूर सभा। ये ऑर्गेनाइजेशन किसकी होगी? नॉर्थ इंडिया की कि साउथ इंडिया की? नॉर्थ इंडिया के। यहां पे वर्ड क्या है? पिलई, जॉर्ज, ये साउथ इंडिया वाले नाम है। अय्यर, कामराज, ये सारे नाम क्या हैं? साउथ इंडिया के नाम है। बचे क्या? जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय एंड एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय इज एसोसिएटेड विद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। हिंद मजदूर सभा, मजदूर मतलब दैट इज रिलेटेड टू लेबर को लेके। तो कौन से नाम बते? जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय, एम.एन. रॉय, या ये वाला? तो आंसर क्या होता? बी या डी में से एक। और आपको अगर ये पता है कि लेबर के लिए कौन चैंपियंस थे, वो कौन से थे? अशोक मेहता, जी मेहता एंड टी.एस. रामानुजम। तो इसका आंसर क्या आ जाता? कि 70 का आंसर क्या आ जाता आपका? डी इज द आंसर। तो आपने देखा कि हिंद मजदूर सभा, ये बॉडी कहाँ की होगी? इसमें वो नाम नहीं होंगे जो साउथ इंडियन होंगे, ये नॉर्थ इंडिया की बॉडी है, तभी नाम क्या है? हिंद मजदूर सभा। उनका नाम कुछ और होता। तो इसमें बी, ए और सी तो नहीं होगा, बी और डी में से लगाते हैं, पर बी में सीपीआई के हैं एम.एन. रॉय। ये लेबर की बात है, लेबर के चैंपियन कौन थे? अशोक मेहता, जी मेहता। तो ये मेहताज हैं, तो मेहता कहाँ के हैं? नॉर्थ इंडिया से लिंक कर पा रहे हैं, और वैसे भी लेबर से एसोसिएटेड है। और एक कौन है? टी.एस. रामानुजम। तो बेटर क्या है इसमें से? कौन से में दिख रहे हैं? इसमें नॉर्थ इंडिया के नाम कहाँ दिख रहे हैं? डी में दिख रहे हैं। और बी इसलिए नहीं है बिकॉज वो एम.एन. रॉय सीपीआई से एसोसिएटेड थे, लेबर वालों से कम एसोसिएटेड थे, कम्युनिस्ट पार्टी से ज्यादा एसोसिएटेड थे। 71 विद रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ये आपको याद करनी पड़ेगी कि ये जो स्कूल है बाद में भी पीवाईक्यू में आया हुआ है। किस्तान का वासी सेक्ट बिलोंग्स टू, आपको इतना तो पता लग जाता कि आंसर क्या है इसका? बुद्धिज्म और जैनिज्म, क्योंकि बुद्धिज्म जैनिज्म के सब सेक्ट पूछे जाते हैं, वैष्णविज्म और शैविज्म के नहीं पूछे जाते। तो आंसर इसका बुद्धिज्म जैनिज्म से एक है। आंसर क्या इसका? जैनिज्म। एटलीस्ट कुछ मार्क करके आते तो ए और बी में से कराते, ये तो कभी नहीं पूछते हैं। कौन से पूछे होते हैं? अगर बुद्धिज्म जैनिज्म है तो उसी में से आंसर होगा, बिकॉज ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर एटलीस्ट लगाना था तो ए और बी में से कोई लगा देते हैं। आंसर इसका क्या है? बी,
पर नॉलेज बेस्ड है, पर हाँ ए बी से पहुंच जाते तो काम हो जाता। पर आपने देखा कैसे हमने यहां पे किया क्वेश्चन 16, 8, 69 और जो ऊपर हमने किया ये वाला कौन सा 70, कैसे किए हैं क्वेश्चंस, लॉजिक के बेसिस पे हो सकते हैं क्वेश्चंस। 70 वाला हिंद मजदूर सभा, अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं तो हिंद मजदूर सभा आती नहीं छोड़ के आऊंगा, तो भाई यू आर डूइंग अ मिस्टेक, बिकॉज हिंद मजदूर सभा का जो नाम है इट इज बेसिकली एसोसिएटेड विद नॉर्थ इंडिया। तो जॉर्ज, पिल्लई और अय्यर, कामराज, ये नाम साउथ इंडिया के ज्यादा हैं। आप बोल सकते हैं कि भाई डी में मेरे को टीएस रामानुजम भी क्या लग रहा है साउथ इंडिया का, पर उसमें दो नॉर्थ इंडिया के नाम तो है ना। ऊपर तो पिल्लई, जॉर्ज, नामबुर्दीपद, उस पर अय्यर, कामराज, पंतुलू, दिस ऑल नेम्स आर साउथ इंडियन। तो ए और सी तो प्योर साउथ इंडियन है, और डी में नॉर्थ इंडियन है और एक साउथ इंडियन लग रहा है आपको। तो अगर मेरे को ए और सी चूज करना है या डी करना, तो कौन सा करूंगा? ऑफ कोर्स डी करूंगा। बचता बी भी है, पर बी नेम इज एसोसिएटेड मोर विद द कम्युनिस्ट पार्टी। तो जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय, एम एन रॉय, ये लेबर से कम एसोसिएटेड है, एम एन रॉय मोर एसोसिएटेड विद कम्युनिस्ट पार्टी। तो लेबर पूछिए, हिंद मजदूर सभा, तो अशोक मेहता लेबर चैंपियंस हैं, तो उसके बेसिस पे पहुंच जाएंगे। आपका लिमिटेड नॉलेज थी, उसके बेसिस पे आप वहां पे पहुंच गए, डी मार्क करके आए। तो इट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का जाला कहां है वो हमें देखना है। 72 क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूछा है, द व्हाइट मार्बल वाज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ बुलंद दरवाजा एंड कनख एट फतेहपुर पुरी, रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल वर यूज्ड इन मेकिंग बड़ा इमामबाड़ा एंड रूमी दरवाजा एट लखनऊ। यहां पे रेड सैंडस्टोन, यहां पे व्हाइट। अब ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो स्किप, दिस क्वेश्चन हैज टू बी स्किप, क्योंकि हमें पता ही नहीं ना कुछ। अब इसका आंसर भी क्या है, डी है, तो बड़ा मुश्किल है ये करना। दिस क्वेश्चन हैज टू बी स्किप्ड। जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई स्टोन तो उनके दो ही थे, रेड या वाइट। जैसे ताजमहल में वाइट मार्बल यूज किया है, तो यू हैव टू गो एंड सी दोस थिंग्स, बट पेपर में नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन, कोई फायदा नहीं है करने का। इट्स वेरी वेरी फैक्चुअल, कोई लॉजिक नहीं इसमें है। तो दिस क्वेश्चन हैज टू बी स्किप्ड। आंसर बता दिया, डी है, जाके सर्च कर लें, पर कोई फायदा नहीं है इस क्वेश्चन को करने का, और ऐसी तैयारी भी करने का कि मैं जाके सभी इमारतों में स्टोन देखूंगा, तो पागल हो जाएंगे फिर। छोड़ने वाला क्वेश्चन था ये। भाई किस फॉरेन ट्रैवलर ने डायमंड्स और डायमंड माइंस के बारे में बात की है? अब ये भी फैक्चुअल है, बड़ा मुश्किल सा है, पर आप एक चीज देख सकते हैं इस क्वेश्चन में, दो नाम हैं, जीन बेपिस्टे टवर्नियर एंड जीन दे थेवेनॉट, सिमिलर साउंडिंग है, तो इनमें से ही आंसर होगा। अगर ये भी रिस्क लेना चाहते हैं तो इन दोनों में से एक मार्क कर देते, आंसर इज बी, बट इट्स वेरी रिस्की, यू शुड अटेम्प्ट इट ओनली व्हेन योर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं, उसको बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, बट दिस क्वेश्चन हैज टू बी स्किप्ड, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है ये। 74 क्वेश्चन नंबर 74, with reference to the Indian history, who among the following is the future Buddha yet to come to save the world? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ते होते हैं कि जो नेक्स्ट फ्यूचर बुद्धा वो कौन है? मैत्रेय, वो बचाएंगे आके दुनिया को। फैक्चुअल सिंपल क्वेश्चन पढ़ते होते हैं आप बेसिकली अंडरस्टैंडिंग में। Which one of the following statement does not apply to system of subsidiary alliance introduced by Lord Wellesley? अब जब पूछा था कि कौन सा इसमें से नहीं है, मतलब इसमें तीन है एक नहीं है, तो इससे आप क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर पे पहुंच जाते हैं। जब बोला कौन सा अप्लाई नहीं होता सिस्टम में, मतलब चार लिखे हुए हैं, तीन होता है एक नहीं होता है। जब ये तीन पढ़ेंगे तो आप चीजों को वैसे ही समझ लेंगे और उससे ये वाला ढूंढ लेंगे जो नहीं है, क्योंकि भाई आंसर तो वहीं छिपा हुआ है ना। तो तीन स्टेटमेंट हैं जो वो उसका फीचर है और एक नहीं है, तो आपने तीन पढ़ी, वहां से आपने रिकॉल करना स्टार्ट किया, आप माइंड काम करना स्टार्ट कर गया, काम हो गया। पहला क्या है 75 का? अब पहली स्टेटमेंट है टू मेंटेन लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, यही होता था ना कि जो सब्सिडी अलायंस करेगा वो लार्ज स्टैंडिंग आर्मी क्या करेगा? टू मेंटेन लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर्स एक्सपेंस, कि ब्रिटिशर्स की आर्मी वहां खड़ी होगी, पैसा कौन देगा? जो किंग होगा लोकल, लॉजिकल है। टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलियनिक डेंजर, टू सिक्योर अ फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी, टू एस्टैब्लिश ब्रिटिश पैरामाउंटेसी ओवर इंडियन स्टेट्स। अब भाई अगर आर्मी आ रही है किंग के एक्सपेंस पे, क्यों आ रही है? ताकि ब्रिटिश की पैरामाउंटेसी
बनी रहे। तो आपको समझ में आया कि सब्सिडी अलायंस में लॉर्ड वेल्सले ने अपनी आर्मी भेजी इंडिया के किंग्स में, ताकि क्या बनी रहे, ब्रिटिश की पैरामाउंटेनिटी बनी रहे। और पैसा भी कौन देगा, ब्रिटिशर्स नहीं देंगे, ऑफ कोर्स कौन देगा, किंग देगा। ए और डी क्या हो गए, सही। अब टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम, हाँ तो इसलिए वहां भेजे ताकि जो नेपोलियन आ रहा था इंडिया उससे सेफ रहे। ब्रिटिशर्स नेपोलियन के अगेंस्ट थे। इनकम आए वो नहीं है, इनकम नहीं जनरेट करनी थी, बस ब्रिटिशर्स वहां पे बैठे रहे, इनकम ना दे वो किसी उसको, इनकम नहीं मांगी उन्होंने। क्या मांगा, सब्सिडी अलायंस वाज अ बेसिकली इनिशिएटिव टू इंश्योर कि ब्रिटिश के इंटरेस्ट सिक्योर रहें। इनकम उनकम नहीं है ये, इनकम के लिए उनके पास लैंड रेवेन्यू का काम है, सब्सिडी अलायंस से इनकम नहीं चाहिए। उनके कोर्ट में हमारा एक बंदा बैठा होना चाहिए ताकि ब्रिटिशर्स को पता हो कि इंडियन प्रिंसली स्टेट्स कैसे काम कर रही हैं, बस ये गोल था, इनकम उनकम का गोल नहीं था इसमें। अगला है 76, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में कैसे आई, इंग्लिश एजुकेशन, भाई चार्टर एक्ट 1813, बिल्कुल सही बात है। जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन। अब ना इसमें एक चीज देखें, ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। भाई जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी, लॉर्ड मैकॉले था ना, वो जीत गए थे कि इंग्लिश में देंगे, इंडियंस को गोरा बनाएंगे। चार्टर एक्ट में तो ले ही आए थे। इसमें कंट्रोवर्सी में नाम से ही है भाई, ये इंडियन लैंग्वेजेस है, इंग्लिश लैंग्वेज है। जब ये कंट्रोवर्सी हुई होगी, आपको ये तो पक्का पता था ना कि इंडिया में कौन सी लैंग्वेज आई थी, इंग्लिश। तो इस कंट्रोवर्सी में कौन जीते थे, एंग्लिसिस्ट, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज आई थी। ये डिबेट से ही पता लग रहा है कि इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज आई थी इस कंट्रोवर्सी के चलते हुए, चार्टर एक्ट के चलते हुए। तो ये भी सही है और ये भी सही है, 1 3 आर करेक्ट, तो ये तो गए। और दूसरा क्या बना, 1 2 एंड 3। जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ये पब्लिक इंस्ट्रक्शन कैसे देनी चाहिए, उसमें भी इंग्लिश की बात की गई होगी। आंसर इज डी। भाई वो कह रहे हैं कि इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन आई किसके कारण, मतलब ये पक्का पता है इंग्लिश एजुकेशन आई है, हमें पता है इंग्लिश एजुकेशन आई किन फैक्टर्स के कारण। भाई पहला फैक्टर खुद लिखा है यहाँ पे, ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट क्या है, कंट्रोवर्सी। इसमें कंट्रोवर्सी हुई होगी, कुछ रिजल्ट निकला होगा, तभी आई होगी। चार्टर एक्ट में तो आ ही गई थी, कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ने कुछ बोला होगा, वहां से आई होगी, काम खत्म। मतलब ये सारे फैक्टर्स हैं कि इंडिया में क्या आई, इंग्लिश एजुकेशन। क्या गलत है इसमें, क्वेश्चन पढ़े ना, क्या बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू, लेड मतलब इनका इन्फ्लुएंस है, हाँ सभी का इन्फ्लुएंस होगा, अगर डिबेट हो रही है तो उसका इन्फ्लुएंस हुआ होगा, इस कमेटी ने कुछ ना कुछ बोला होगा कि पब्लिक इंस्ट्रक्शन कैसे देनी है, तो इंग्लिश एजुकेशन आई, काम खत्म। 13 में इंग्लिश एजुकेशन आ गई थी, ये कमेटी बोल रही होगी तो कैसे देनी होगी इंग्लिश में। 13 में तो बोल ही दिया था ना कि पैसा लगाना है इंग्लिश एजुकेशन पे, और 23 में आपने इंस्ट्रक्शन दी, पब्लिक इंस्ट्रक्शन बताई कैसे होगी, तो कमेटी क्या बोल रही होगी, इंग्लिश बोल रही होगी कि भाई इंग्लिश में बोलें, इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन दें, तो बात काम खत्म। आंसर इज डी। कौन कौन सी लेक आर्टिफिशियल है, वेरी वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, कोई इसमें वो नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल लेक, इसमें कोई भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं पता है, बस अगर आप ये पकड़ लेते हैं, वर्ड क्या है, खुदाई कैनाल, और कैनाल्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियल, तो आंसर इज ए। इट्स वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, इट्स वेरी वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, बट इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस वर्ड खुदाई कैनाल, canal is basically a canal, it is artificial, which is artificial lake, answer is Kodai Canal in Tamil Nadu, all three are natural lakes। फैक्चुअल है, स्किप कर देते अगर आप इसको ना पढ़ पाते, इसको पकड़ लेते तो आंसर आ जाता। तो इट्स अ फैक्चुअल, द क्वेश्चन हैज टू बी स्किप्ड अनलेस और अनटिल आप ये वर्ड को नहीं पकड़ लेते। तो तभी मैंने बोला कि जब तक सारे स्टेटमेंट्स को पकड़ के उसको पूरी छानबीन ना कर दी जाए, तब तक नहीं छोड़ना है क्वेश्चन। कैन दिस क्वेश्चन बी अटेम्प्टेड, आंसर इज नो, अनलेस और अनटिल आप इसको पकड़ लेते हैं, फिर आप कर सकते। अगर यही नहीं पकड़ा है फिर तो क्वेश्चन नहीं होगा, कोई और तरीका नहीं है इसका। आया समझ में। अब जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन डिस्कस किया ना, 77 वाला, 76 वाला, अब ना ये क्वेश्चंस आपको लग सकते हैं बड़े कि ये करने नहीं चाहिए, पर एक चीज ये समझे ना सर, वो वर्ड क्या बोल रहा है कि किन चीजों के कारण ऐसा हुआ, मतलब क्या बोल रहा है। अगर मैं काट के वर्ड लिखूं कि विच ऑफ द फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द इंग्लिश इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, तो ये डिबेट हो रही है, इस डिबेट में कुछ तो हुआ ही होगा।
और इस डिबेट के बाद ही क्या आई इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब इस कंट्रोवर्सी के कारण एंग्लिसिस्ट स्कूल क्या हुआ, जीता होगा। और इसमें तो इंग्लिश एजुकेशन आई गई थी। उसके बाद जो ईयर 1823 में इसमें जो कमेटी होगी जो पब्लिक इंस्ट्रक्शन कैसे देनी है उसमें क्या बात कर रही होगी, इंग्लिश। काम खत्म। आंसर इज डी। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना स्टार्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कौशल विकास योजना, अब ये स्कीम इंपॉर्टेंट नहीं है सर, ये देखो 2018 में जो स्कीम्स चल रही थी उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा है, बट हम इसको करेंगे, इसको क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, देखें कैसे करेंगे। पहले देखें, पहला क्या है, इट इज द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। भाई कौशल की बात हो रही है, कौशल मीन्स स्किल एंड वी हैव मिनिस्ट्री कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। ये मिनिस्ट्री वैसे ही गलत होती हैं और लॉजिक भी क्या आएगा, स्किल से रिलेटेड मिनिस्ट्री होनी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट वाली। पहला गलत, 2 या 2 3, दूसरा सही है, पढ़ो। इट अमंग अदर थिंग्स विल ऑल्सो इंपैक्ट ट्रेनिंग इन सॉफ्ट स्किल्स, सब कुछ भाई स्किल पैदा करने हैं, और अमंग अदर थिंग्स ऑल्सो डील विद ये सारे स्किल, सॉफ्ट स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप एंड डिजिटल लिटरेसी। बिल्कुल सही बात है, क्या गलत है, गवर्नमेंट ये प्रमोट नहीं करेगी। जब स्कीम लेके आई है प्रधानमंत्री कौशल विकास, तो स्किल्स should be in a comprehensive manner. It aims to align the competences of the unregulated workforce of the country to the national skill qualification framework. क्या गलत है इसमें? भाई कोई भी जो गवर्नमेंट स्कीम है जब आप वो पढ़ेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी, वो कह रहे हैं कि जो भी कॉम्पिटेंसीज हैं जो अनरेगुलेटेड हैं वो ये स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंदर क्या की जाएंगी, रेगुलेट की जाएंगी, ताकि स्किल को रिकॉग्नाइज किया जा सके। इतना अच्छी बात है ये। कौशल व स्किल के बारे में जो पॉजिटिव बात हो रही होगी वो क्या होंगी, सही होंगी। तो गवर्नमेंट स्कीम की पॉजिटिव चीजें क्या होती हैं, सही होती हैं। आंसर इज गोइंग टू बी सी। तो कोई भी गवर्नमेंट स्कीम अगर कोई अच्छा कर रही है और स्टेटमेंट में वो अच्छी बात है तो वो सही होगा। गवर्नमेंट की स्कीम को पॉजिटिव लाइट में दिखाया जाता है, बस गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री चेंज की जाती है, उसका फैक्ट चेंज किया जाएगा। लॉजिक और स्कीम जो आपको लगता है ऐसा करना चाहिए वो कर ही रहे होंगे उसमें, कि सारे स्किल्स हैं उसमें कॉम्प्रिहेंसिव, अच्छी बात है, पॉजिटिव। गवर्नमेंट स्कीम में पॉजिटिव एस्पेक्ट को ही दिखाया जाएगा, पेपर में गवर्नमेंट स्कीम के नेगेटिव एस्पेक्ट को नहीं दिखाया जाता है। तो अगर कुछ में लगता है कि ये क्या ये स्कीम कर रही होगी, अगर वो अच्छी चीज है तो वो कर ही रही होगी, बिकॉज गवर्नमेंट स्कीम ये नहीं है कि वो लिख दें पेपर में कि ये स्कीम ये नहीं कर रही है, तो गवर्नमेंट को नेगेटिव लाइट में क्यों दिखाना है। उस सेंस में वो क्या होते हैं, हमेशा सही होते हैं। स्वराज्य सभा कौन लेके आए थे भाई, मुझे एक चीज बता दें सिंपल सी, स्वराज्य सभा is a word which is common with, स्वराज का मतलब क्या होता है, होम रूल। भाई ऑल इंडिया होम रूल लीग थी, उसने अपना नाम क्या चेंज कर लिया, स्वराज्य सभा, बिकॉज होम रूल मींस स्वराज। आंसर इज ए, एज सिंपल एज दैट, वर्ड एसोसिएशन। तो 79 का आंसर क्या है इसमें, 79 का आंसर इज ए। नेक्स्ट देखें, विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड अर्लीस्ट। भाई मुझे बताएं, स्वामी दयानंद एस्टैब्लिश्ड आर्या समाज, स्वामी दयानंद एस्टैब्लिश आर्या समाज। अब मुझे आप ही बताएं कमेंट में, इनमें सबसे पहले क्या हुआ था। अब लॉजिक के बेस पे बताएं कि इन चारों में से सबसे पहले क्या हुआ था। अगर मैं आपसे पूछूं कि आर्या समाज आप पढ़ते हैं, आर्या समाज कब बना था, जैसे ब्रह्मो समाज पढ़ते हैं, तो आर्या समाज कब बना था। आर्या समाज वॉज एस्टैब्लिश इन 1875 और सत्येंद्रनाथ टैगोर बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू सक्सीड इन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो ये कब हुआ था, ये भी पढ़ते हैं आप। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट सिविल सर्वेंट, ईयर बता दें इसका, ईयर क्या था इसका, ये भी कॉमन है ना भाई, 1863, बिल्कुल सही। तो जो हमारा सत्येंद्रनाथ टैगोर वाला है, इट इज द ईयर 1863, दिस इज 1875। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि अगर ए और डी में से लगाऊंगा तो मैं क्या लगा के आऊंगा, डी लगा के आऊंगा। तो जो 80 का आंसर है वो तब आ पाएगा जब आपको ये दोनों पता होंगे, और ये थोड़े से टफ हैं। अब दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण लिखा, नील दर्पण लिखा था उन्हें इंडिगो रिवोल्ट को लेके। अब इंडिगो रिवोल्ट कब हुआ था, अगर मैं पूछूं कि दीन बंधु मित्रों ने नील दर्पण लिखा था, और नील दर्पण जब उसने लिखा वो कब लिखा होगा, जब पहले क्या हुआ होगा, इंडिगो रिवोल्ट, इंडिगो रिवोल्ट। और ईयर क्या था इसका इंडिगो रिवोल्ट का, ऑफ कोर्स 1858।
तो आपको ये समझ में आया कि ये नील दर्पण लिखी गई होगी 1858 में, क्योंकि हमारा जो इंडिगो रिवोल्ट था वो आपको पता होना चाहिए कब था इंडिगो रिवोल्ट। इंडिगो रिवोल्ट के बेसिस पे ये लिखा गया था। अब थर्ड आता है क्या, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोड अनंत मठ। अब ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, क्योंकि अगर आपको सी नहीं पता तो फिर पंगा पड़ जाएगा। इंडिगो रिवोल्ट आप पढ़ते हैं कि भाई 1859 में हुआ था, और ये दीन बंधु मित्रों ने यही लिखा होगा 1858-59 में। तो मतलब अगर मैं ए बी और डी में से मारूं तो क्या मार के आऊंगा, बी मार के आऊंगा। अब मुझे ये नहीं पता सी क्या है, तो ये सी कैसे पता करेंगे, ये थोड़ा बहुत तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कब लिखा गया था। अगर नहीं पता तो फिर क्या पेपर में क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, एटलीस्ट बी और सी में से मार्क करके आते फिर। पर हमें पता ही नहीं है, क्या पता सी मार्क करना गलत हो जाए। पर ये पक्का था कि ना तो मैं ए मार्क करूंगा, मैं बी मार्क कर सकता हूं और डी, या सी क्या करूंगा, ये भी नहीं करूंगा डी। तो मैं ना तो ए करूंगा ना डी करूंगा, तो क्या करूंगा, बी करूंगा। अब बचता कौन सा है, सी। या तो बी करूंगा या सी करूंगा, ये तो नहीं करूंगा। दोनों में से एक करके आऊंगा, क्योंकि ये दोनों तो बाद में आए हैं 1857 में, 1863 में, ये 1858 या 9 में आया है। अब मैं इसका क्या करूं, ये 1882 में आया था, बहुत लेट, तो आंसर क्या है इसका, बी। पर मार्क क्या करके आते हैं आप, बी या सी में से एक मार्क करके आते हैं। इसका आंसर है बी। इट्स अ फैक्चुअल। थोड़ा बहुत मतलब आप ये देखें, ये आपको पता होना चाहिए था, ये आपको पता होना चाहिए था, ये आपको पता होना चाहिए था। क्यों, बिकॉज ये बड़े कॉमन सी चीजें हैं तीनों, ये आप पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, उसके बेसिस पे बी और सी में पहुंच जाते। एटलीस्ट यहां तक तो पहुंच रहे हैं। अगर यहां नहीं पहुंच रहे हैं मतलब आपके बेसिक्स मॉडर्न हिस्ट्री के क्लियर नहीं है, आपको बेसिक इवेंट्स भी नहीं पता है, दैट इज अ थोड़ा बहुत रिस्की काम। ये तो क्लियर होना चाहिए आपको। आंसर क्या इसका, बी। बट दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपको आनंद मठ 1882 पता था या नहीं पता था। अब देखें भाई, हैवी सैंड माइनिंग हो रही है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। जब सैंड माइनिंग हैवी होगी, तो जब सैंड माइनिंग ज़्यादा होगी तो सैंड चली जाएगी, सैंड चली जाएगी। तो अगर मुझे एक चीज़ बताएं, अगर सैंड माइनिंग ज़्यादा है रिवर बेड पे, ये रिवर है, यहाँ पे सैंड आपने ज़्यादा निकाल ली, तो क्या वाटर टेबल लोअर हो जाएगा आपका, क्या पोल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर होगा। जब सैंड माइनिंग किया आपने, जब सैंड माइनिंग करते हो तो सैंड माइनिंग से क्या होता है, पोल्यूशन होता है ना, तो पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा, सैलिनिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब ये आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। आपको ये तो साफ समझ में आ रहा है कि हैवी सैंड माइनिंग से क्या हो रहा है, पोल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर हो रहा है। और जब पोल्यूशन, भाई जब सैंड होती है ना वो वाटर को स्टोर कर लेती है, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है उससे, तो लॉरिंग ऑफ वाटर टेबल, बिल्कुल सही बात है। तो जब हम 81 देख रहे हैं तो आपको समझ में आया कि पोल्यूशन भी होगा, पोल्यूशन से क्या होगा, लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल भी होगा। 2 3 तो पक्का सही है। सैलिनिटी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। अब मुझे बताएं, जब तुम सैंड माइनिंग कर रहे हो, तुमने रिवर बेड से सैंड निकाल ली, मतलब ओशन वाटर कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। सैलिनिटी बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। तो आंसर क्या है इसका, 2 और 3। तो आपने इमेजिन करके देखा कि रिवर के बेड से हमने क्या किया, रिवर बेड पे क्या कर दिया, सैंड माइनिंग करनी स्टार्ट कर दी। जब तुम सैंड निकाल रहे हो तो सैंड क्या होते हैं, जब वाटर आ रहा होता है हमारा, मान लो फ्रेन हुई तो सैंड ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, उससे वो वाटर कहाँ जाएगा, ग्राउंड वाटर में, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वाटर टेबल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिल्कुल सही है थर्ड। और ऐसा हो रहा है सैंड माइनिंग, जहाँ सैंड माइनिंग करोगे वहाँ पोल्यूशन तो होना ही होना है भाई, बिकॉज सैंड माइनिंग से क्या होता है, आप सैंड माइनिंग करोगे उससे 500 चीज़ें लेके आओगे, पोल्यूशन तो होना ही होना है, कम थोड़ा ना होगा। सैंड माइनिंग से पोल्यूशन कम हो रहा है, ये थोड़ा ना होता है, सैंड माइनिंग से पोल्यूशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। किसका बढ़ेगा, ग्राउंड वाटर का, क्योंकि तुमने सैंड निकाल रहे हो। फिर सैंड निकाल रहे हो, जब घर में आपने क्या निकालना हो, घर पे आप निकालते हैं ना वाटर नीचे एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसको ड्रिल करते हैं, जब ड्रिल करते हैं तो वो क्या होता है, नथिंग, वहाँ सैंड बाहर निकलती है, उससे क्या होता है, वाटर और पोल्यूट होता है। सैलिनिटी बढ़ेगी ना कम होगी, बिकॉज उससे क्या होगा, ओशन वाटर आना स्टार्ट होगा। आंसर इज बी इज आंसर, पहली गलत है उसमें। नेक्स्ट इज 82, विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर सॉइल्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट क्या है, एग्रीकल्चर सॉइल को लेके स्टेटमेंट्स है 3 4। पहली है, अ हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल ड्रास्टिकली रिड्यूसेस इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। भाई जितना ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा उतना क्या होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी या कम होगी। भाई सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ज्यादा वाटर होल्ड करेगी सॉइल तुम्हारी, कम थोड़ा ना होगी। तभी तो हमें क्या होता है,
कि वाटर में सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा डालो ताकि वाटर की सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो ये तो गलत हो गया ना। सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन सल्फर साइकिल, एनी रोल इन सल्फर साइकिल। सल्फर साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, ये हैं ही दोनों कौन से, सॉइल बेस्ड है। दूसरा कोई भी साइकिल हो उसमें सॉइल का थोड़ा बहुत रोल होगा ही। इरिगेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू सैलिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। तो हाँ, जब इरिगेशन करते हो तो जब इरिगेशन होती है, जितनी ज़्यादा इरिगेशन होगी उससे सैलिनाइजेशन होगा, बिकॉज इरिगेटेड वाटर क्या होता है, एवेपोरेट हो जाता है, बीच के बच जाते हैं, सॉल्ट्स बच जाते हैं, उससे सैलिनाइजेशन होती है। ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पंजाब में इरिगेशन ज़्यादा होती है तभी बोलते हैं कि सॉइल क्या हो गई है, सैलिनाइज हो गई है। तो उसके कारण थर्ड क्या है, सही है। इसका आंसर क्या है, बी। दूसरा तो गलत है, तो दूसरा आपने वैसे क्रॉस कर दिया। पहला गलत है बिकॉज ऑर्गेनिक मैटर डालना होता है, तभी तो हम बात करते हैं ह्यूमस की। ह्यूमस ज्यादा होगी तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। 82 भी हो गया। 83, द पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी पेज, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, अ यूएन मैकेनिज्म टू असिस्ट कंट्रीज ट्रांजिशन टुवर्ड्स ग्रीनर एंड मोर इंक्लूसिव इकोनॉमीज इमर्ज्ड एट, कौन सी कॉन्फ्रेंस में आया था। अब ये कुछ नहीं कर सकते आप इसमें, आंसर क्या है इसका, बी है। आता है नहीं तो कोई फायदा नहीं है। और ये आपको याद करने पड़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, ये कहाँ कब ओरिजिनेट हुए थे, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। कभी भी कोई इनिशिएटिव पढ़े उसमें ये पक्का पढ़ें किसके अंदर है, कब आया था, लीगली बाइंडिंग है, इंडिया मेंबर है, क्या उसका काम है, फुल स्टॉप। क्या वो गवर्नमेंटल है या बाकी भी है, वो भी पढ़ना होता है। ये फुल स्टॉप, ये इतनी चीजें पढ़नी होती हैं। 83 भी हो गया। नाउ 84, 3D प्रिंटिंग हैज एप्लीकेशंस इन द फॉलोइंग। अब मुझे बताओ भाई, 3D प्रिंटिंग की एप्लीकेशन कहाँ नहीं होगी, जो करना करें सब कुछ होगा उसमें। बस ये देख लें, कुछ ऐसा अजीबोगरीब लिखा है। 3D प्रिंटिंग से क्या हम कन्फेक्शनरी आइटम बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं। कोई भी आइटम, कौन सी, कोई भी समोसा बना लेंगे 3D प्रिंटिंग से, कुछ भी बना लें। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोनिक ईयर्स, ईयर्स बना सकते हैं, समोसा बनाएंगे तो ईयर भी बन जाएंगे। सर्जरी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती हैं, ईयर बना रहे हैं सर्जरी तो हो जाएगी। डाटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज एंड ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है। 1 to 4 कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं। तो आंसर क्या है, डी। अब आपको नहीं भी पता 3 और 4, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री मतलब आपको ऑटोमेटिव इंडस्ट्री मतलब आपको क्या बनाए, कार का कोई पार्ट बनाना है, यूज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 1 2 3, 1 2 3 4 हो गया, 5 बच गया है। 5 के डाटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज। अब डाटा प्रोसेसिंग के लिए डाटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज हैं। अब भाई 3D प्रिंटिंग से कोई भी इक्विपमेंट बन सकता है, तो डाटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी नहीं बन पाएंगी, क्यों नहीं बन पाएंगी, सही आंसर। भाई कुछ मर्जी बनाए आप, कन्फेक्शनरी आइटम से लेके, ईयर से लेके, सर्जरी से लेके, जो भी करना है कुछ मर्जी करें, 3D प्रिंटिंग है, हर जगह एप्लीकेशन होगी इसकी। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें पहला स्टेटमेंट है, द बैरन आइलैंड्स वोल्केनो इज एन एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन द इंडियन टेरिटरी। बैरन आइलैंड लाइज about 140 kilometer east of Great Nicobar, and the last time the Barren Island volcano erupted was in year 1991 and it has remained inactive since then. अब ये 3 स्टेटमेंट हैं, ये उस टाइम न्यूज में था बैरन आइलैंड, इसलिए दोबारा पूछा गया था। अब इसमें जो है पहली चीज क्या है कि द बैरन आइलैंड वोल्केनो इज एन एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन द इंडियन टेरिटरी। ये तो इंडिया का ही है और ये इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 1 तो वैसे ही सही है बिकॉज इसका एक इंडिया का एक्टिव वोल्केनो है, वो है बैरन आइलैंड वोल्केनो। अब ये फैक्ट है 140 किलोमीटर ईस्ट, या ईस्ट हो, वेस्ट हो, 120 हो, हमें क्या पता, फैक्ट है तो इसके क्या गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। तो वैसे ही जैसे हमने 1 को करेक्ट माना तो 2 ही बचे हैं, 1 3 या 1। अब द लास्ट टाइम द बैरन आइलैंड वोल्केनो इरप्टेड वाज इन दिस ईयर, एंड तब से इनएक्टिव है, गलत है क्योंकि ये अभी अभी उस टाइम एक्टिव हुआ था। तो थर्ड भी क्या है, गलत है। तो 85 का आंसर वैसे क्या आ गया है, 85 का आंसर इज ए। तो ये न्यूज में था तो आपको यहां से क्लियर हो जाता कि ओनली एक्टिव वोल्केनो जो उस टाइम एक्टिव हुआ था। तो ये कहना कि तब से इनएक्टिव है, ये गलत हो जाता, ये गलत हो जाता, और ये क्या फैक्ट है, ये गलत हो गया। आंसर क्या है, 1 ओनली। ये उस टाइम अगर आपने पढ़ा होता तो पढ़ा होता, क्योंकि उस टाइम ये न्यूज में था। अब नेक्स्ट इज 86। Next question is 86. Why is the plant called Prosopis juliflora often mentioned in news? Juliflora.
इट एक्सट्रैक्ट इज वाइडली यूज इन कॉस्मेटिक्स, इट टेंड्स टू, आप देखेंगे ना यूपीएससी में, आप एक चीज देखें, कॉस्मेटिक हमेशा स्टेटमेंट में क्या आता है, कॉस्मेटिक्स आता है, पेस्टिसाइड आता है हमेशा, कि ये प्लांट पेस्टिसाइड है, ये कॉस्मेटिक में यूज होता है। आप देखेंगे यूपीएससी के स्टेटमेंट्स के तरीके सिमिलर हैं भाई, कॉस्मेटिक, पेस्टिसाइड, या फिर क्या करते हैं, जो क्या होते हैं, जो हमारे वो होते हैं जिनमें हम प्लांट्स को आर्टिफिशियल सिंथेसाइज किया जाता है, वहां यूज होते हैं। ये 4-5 तरीके हैं उनके पास पूछने के। अगर भाई यूपीएससी वाले ये बार बार क्यों पूछ रहे हैं तरीके, पेस्टिसाइड, कॉस्मेटिक्स क्यों पूछते हैं बार बार, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही कम है, और कुछ है ही नहीं उनके पास। तभी तो कह रहे हैं कि पीवाई को पढ़ने का बड़ा इंपॉर्टेंस है। अब 86 का आंसर क्या है, इट रिड्यूसेस द, इट इज लाइक अ इन्वेजिव स्पीशीज, इन्वेजिव स्पीशीज जहां ये आती हैं वहां की बायोडाइवर्सिटी को खत्म कर देती हैं। बी इज आंसर, नॉलेज बेस्ड, यू कैन नॉट सॉल्व इट अनलेस और अनटिल आपने कुछ इन्वेजिव स्पीशीज पढ़ी हो, वहां से ये निकल जाएगा, अदरवाइज दिस क्वेश्चन हैज टू बी स्किप्ड। 87, दिस क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग एंड इजी। 87, अब देखें इसको। अब इससे पहला स्टेटमेंट क्या है, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आर इन द ट्रॉपिकल वाटर्स, most of the world's coral reefs are in the tropical waters। अगला है more than 1/3 of the world's coral reefs are located in the territories of Australia, Indonesia and Philippines। And the third is coral reefs host far more number of animal phyla than the tropical rainforest। और आपको ये तो पता है ना, coral reefs जो हैं, these are considered as most productive ecosystem। अब आपको ये भी पता है कोरल रीफ बनने के लिए जो कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं वो क्या होती हैं, टेम्परेचर वाली, इसलिए कहां पे होते हैं कोरल रीफ्स, मोस्टली इन ट्रॉपिकल वाटर्स। और मोर देन 1/3 ऑफ वर्ल्ड कोरल्स आर इन दिस कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस। ये आपको पता है, दिस इज अ कोरल रीफ ट्रायंगल, ये इंडो पैसिफिक में है। अगर आपको इतना भी पता हो कि कोरल रीफ जो हैं उसका इकोसिस्टम क्या चाहिए होता है, टेम्परेचर हाई चाहिए होता है, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली इन ट्रॉपिकल वाटर्स। और उसके कारण हमें एक जोन पता होती है, कोरल रीफ की जो जोन है, ट्रायंगल है, दैट इज इन इंडो पैसिफिक। वो कहां पे है, यही ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। ये भी करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। लास्ट इज कोरल रीफ्स होस्ट फार मोर बिकॉज इट इज द मोस्ट प्रोडक्टिव, दैट्स व्हाई इट कंटेन्स मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइला देन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो उस बेसिस पे क्या आ जाएगा इसका आंसर, आंसर इज डी। अब आपको बस अगर इसके थोड़े से फीचर पता होते हैं कि कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, कहां पे ज्यादा मिलती हैं, सबसे ज्यादा बड़ी कोरल रीफ कहां मिलती है, इतना भी पता होता तो ये क्वेश्चन हो जाता पहली दो स्टेटमेंट। थर्ड इज करेक्ट बिकॉज इट इज द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम, इनफैक्ट मोर प्रोडक्टिव देन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। थोड़ी बहुत नॉलेज है, उसी के बेसिस पे उसका एक्सट्रापोलेशन से आंसर आ जाएगा, आंसर इज डी। हमारे 87 क्वेश्चन हो गए हैं। विल डू द नेक्स्ट रिमेनिंग 13 क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट सेशन, जब हम 2018 का पेपर स्टार्ट करेंगे, एंड वी विल कंप्लीट दैट पेपर और नेक्स्ट पेपर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।